तो आज का लेसन जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वर्क स्पेस को मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि वर्क स्पेस असल में बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में जो वर्क स्पेस होती है वो एसेंशियल्स के नाम से होती है, ठीक है। और इसको जैसे ही आप करते हो क्लिक, तो ये असल में आपको क्रिएट एंड मैनिपुलेट योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स सच एज पैनल्स इसमें शामिल हैं, टूल बार्स इसमें शामिल है, और जो डिफरेंट विंडोज आप ओपन करते हो इनकी अरेंजमेंट को हम वर्क स्पेस बोलते हैं। इनकी अरेंजमेंट को हम वर्क स्पेस बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपकी वर्क स्पेस वो एसेंशियल्स होती है, हर सूरत में आपने इसी में काम करना है। लेकिन अगर आप चाहो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो आप इलस्ट्रेटर में जैसे कि एक नया आपने डॉक्यूमेंट, एक कवर पेज आपने A4 साइज के साथ ओके किया, जिसकी डायमेंशन आपने बता दी, विड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, अगर ब्लीड मार्जिन आपको चाहिए वो आपने बता दिया। CMYK के तमाम ऐसे हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर जो प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रेस को भेजना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें आपको यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी है कि आपने इसका कलर मोड CMYK रखना है। प्रिंटर पे यही सपोर्ट होता है, कार्ट्रिजेस इसी के लगे होते हैं और प्रिंटिंग इसी तरह पॉसिबल होती है। हाँ, स्क्रीन के लिए आप RGB रेड ग्रीन ब्लू की तरफ जा सकते हो। बाकी रेजोल्यूशन हाई उस सूरत में होती है जब प्रिंट के लिए प्रेस में भेजना है, और 72 स्क्रीन के लिए होती है, यहाँ पे बताया भी जा रहा है। साइज का फर्क पड़ता है। जब आप क्रिएट करते हो तो ये आर्ट बोर्ड एक या दो जितने इसमें थे न्यू में वो ऑन हो गए। ये दो इसलिए ऑन हो गए स्टूडेंट्स के क्योंकि न्यू की इस वक्त सेटिंग जो लास्ट टाइम हमने अप्लाई की थी उसमें दो आर्ट बोर्ड हमने यहाँ पे लिए हुए। ये बाद स्टूडेंट कहते हैं एक मेरा आ रहा है, या दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, 10 कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो। जितने आर्ट बोर्ड आपको यहाँ पे लोड करने हैं यहाँ पे लोड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 1 होता है, लास्ट टाइम मैंने शायद 2 किया था तो 2 ही को कैरी कर रहा है। तो ये 2 आर्ट बोर्ड्स बाय डिफॉल्ट इसमें बन के आ रहे हैं। इसको कम या ज्यादा आप कर लीजिएगा। बाकी ये टूल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में हमने अटेंड कर लिए, जिसने मिस किया उसको वॉच कर सकते हैं। जूम टूल का इस्तेमाल हमें आ गया, और जूम टूल के अलावा हैंड टूल हम यूज कब करते हैं। इसके अलावा ये कुछ टूल्स हैं जिसमें से हम लोगों ने लॉन्ग क्लिक करने पे ये टूल्स, रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया, आज इन्हीं को यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ इसके एडिशनल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। इससे बेसिक बेसिक तो हमें आ गया, रेक्टेंगल कैसे बनता है, स्क्वायर कैसे उसे बनाते हो, राउंड कॉर्नर्स के साथ कैसे होता है, और शार्प कॉर्नर्स के साथ कैसे होता है, एलिप्स बनानी हो या सर्कल बनाना हो, दोनों में फर्क होता है रेडियस का, सेंटर पॉइंट से तमाम साइड्स का डिस्टेंस सेम हो तो उसे सर्कल बोलते हैं। किस तरह आपको कंट्रोल और शिफ्ट इसमें हेल्प करती हैं। फिर पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम 3 होती हैं, मैक्सिमम 100 होती हैं। इसी तरह स्टार, और स्टार में भी आप जो भी आप डिजाइन बनाना चाहो स्टार का, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरो कीज। एरो कीज आपको फैसिलिटेट करता है जब आपने बनाना है ना स्टूडेंट्स। तो ये एक शॉर्टकट है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी ऑप्शन है कि आप जब कोई ऐसी शेप बनाते हो जिसमें साइड्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे स्टार हो गया, पॉलीगॉन हो गया, खास तौर पॉलीगॉन या स्टार, दोनों में से कोई भी एक शेप जब बनाते हो, और ये आपको पता है स्मार्ट गाइड्स होती हैं जो कि आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन में पर्पल कलर का सेंटर टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, ये स्मार्ट गाइड्स होती हैं। व्यू में स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखना, और ये जब आप ड्रॉ करते हो और आपने माउस बटन को रिलीज नहीं करना, माउस बटन को प्रेस किए रखना है, अप एरो अप एरो अप एरो अप एरो अप एरो, क्या कर रहा है, साइड्स को बढ़ा रहा है। डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, साइड्स को कम कर रहा है। मिनिमम मैंने आपको बोला था पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी मिनिमम कितनी साइड्स होती हैं, 3। ये देख रहे हो, ये ट्राइंगल। और एरो की मैं माउस को नहीं मैंने अभी रिलीज करना, माउस बटन स्टिल मैंने प्रेस किया। अप एरो करेंगे इसी को, हाँ माउस अगर आपका क्लिक आपने रिलीज कर दिया तो ये शेप ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, शेप ड्रॉ हो जाती है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपने जब शेप बनानी है इनमें से, खास तौर पे पॉलीगॉन और स्टार के बारे में बताना चाह रहा हूं, पॉलीगॉन बनानी है या स्टार बनाना है, जब कभी आपने ड्रॉ करना है तो आपने इसकी साइड्स को डिसाइड करना होता है ड्यूरिंग, आप जब इस एलिमेंट को आर्टबोर्ड पे क्रिएट कर रहे हो। आप एरो प्रेस करोगे, ये 5 साइड्स होगी, ये देखो। माउस को रोटेट करके जिस पोजीशन पे आपने इस पॉलीगॉन को आपने यूज करना है वो आप यहां कर सकते हो। अप एरो अप एरो,
ज्यादा हो गई साइड्स, कम करनी है, डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। अब ये एक पॉलीगॉन आपका बन गया, ठीक है। और इसको आप शिफ्ट के साथ एक खास डायरेक्शन में इसको आप इक्वल साइज की, अगर आपको चाहिए पॉलीगॉन, सेम रेशो के साथ चाहिए पॉलीगॉन, ये बनाई जा सकती है। और जब आप ये बना रहे होते हो तो उस वक्त आपने ये कीज को प्रेस करना है ताकि इक्वल साइज की पॉलीगॉन बने। और पॉलीगॉन जब आपने बना दी है, इसको अगर आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर पुट करना है एनीवेयर, तो आपको पता है आपने टूल यूज करना है सिलेक्शन। और सिलेक्शन आपको हेल्प करता है कि आप इसको अपनी आर्टबोर्ड के ऊपर जहां पे प्लेस करना चाहो, और जहां पे साइज इसका काम ज्यादा करना है तो शिफ्ट के साथ इसको इक्वल रेशो के साथ बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। और जहां पे आप इसको पुट करना चाह रहे हो, वहां पुट करने के बाद स्पेस बार से आपको पता है आर्टबोर्ड को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। इसकी सेम कॉपी निकालनी हो तो ये भी मैंने आपको बोल दिया था कि आपने ड्रैग करना है और ऑल्ट प्रेस कर देना है साथ में, ये पुट करने के लिए आर्टबोर्ड के ऊपर। और अगर आपने इसको अभी जो लास्ट सेक्शन परफॉर्म किया इसको रिपीट करना है, बजाय आप इसको पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर वन बाय वन ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल डी से भी आर्टबोर्ड के ऊपर उन एलिमेंट्स को वो प्लेस करना शुरू कर देता है। और अगर इसी तरह इसको आपने रिपीट करना हो, वंस मोर सबको करना हो, तो अगेन सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए ये यूज होता है। और मैंने ये भी बोला था कि आप अगर सिलेक्शन में आप किसी एक एलिमेंट को, दो एलिमेंट को आप सिलेक्ट करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। अब कितने एलिमेंट सिलेक्ट हैं? जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं ये सिलेक्ट है। और इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि आपने लेयर्स पैनल को ऑन रखो। बाय डिफॉल्ट ये लेयर 1, और जो इसमें से एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं ब्लू इंडिकेटर के साथ आपको दिखा भी रहा है। अब अगर इनमें से किसी एक की प्रॉपर्टी सेट करोगे तो ये बाकियों की भी हो जाएंगी। प्रॉपर्टी मींस ये सारी प्रॉपर्टीज जो कि आपको इस पैनल में प्रॉपर्टीज में दिख रही हैं, ये प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी। चाहे इधर से फिल इसकी व्हाइट है और इधर भी दिख रही है व्हाइट है, इसकी स्ट्रोक ब्लैक है, इधर भी दिख रहा है स्ट्रोक ब्लैक है। तो ये आप चाहे यहां से सेट कर लो, चाहे स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी या कंट्रोल पैनल जो ऊपर वाला ऑन है, जो कि विंडो मेन्यू में कंट्रोल्स ऑन करके रखने हैं, ये आपको फैसिलिटेट करेंगे कि कंट्रोल अगर आपके ऑफ हैं तो इसको ऑन रखा करो। टूल बार तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होती है, एडवांस इसका आपने वर्जन ऑन रखना है। बेसिक में आपको पता बड़ा लिमिटेड सा टूल बार होता है, एडवांस ऑन रखना है, कंट्रोल्स आपने हर सूरत में ऑन रखने हैं इसमें। अब इसका फायदा ये है, चाहे आप इन कंट्रोल्स के थ्रू इनके कलर्स सेट कर लो, इसके स्ट्रोक का कलर सेट कर लो, इसकी स्ट्रोक की विड्थ आप सेट कर लो, इसकी स्ट्रोक की जो यूनिफॉर्म चाहिए, या आपको इसमें एजेस को आपने शार्प करना है और सेंटर ऑफ दी जो आपका शेप है उसको आपने विड्थ उसकी बढ़ानी है, ये आप ले सकते हो इनमें से कोई भी। और ये देखो आपके करंट जो सिलेक्टेड आपके आइटम्स हैं उस पर अप्लाई हो रहा है। और बाकी मैंने ये आपको बता दिया था कि ये काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप पैनल में जाके अपनी मर्जी से अपनी पसंद के इनको ऑन करके ये भी सेट कर सकते हो। और ये जैसे आप क्लिक करते हो आप देख रहे हो आपकी सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर जितनी सिलेक्शन में है उन पे वो अप्लाई हो रहा है। तो आप इसमें जो भी आप सेटिंग आपको रिक्वायर्ड है आप यहाँ से कर सकते हो। ये पसंद नहीं आप नेक्स्ट पे चले जाओ, ये पसंद नहीं आप नेक्स्ट पे चले जाओ, अब ये पसंद नहीं आप नेक्स्ट पे चले जाओ। तो यहाँ से आप जाके स्टाइलिश काइंड ऑफ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। और आप नहीं पसंद आप नेक्स्ट पे चले जाओ। और भी हैं काफ़ी सारे हैं, इनमें से जो आपको चाहिए आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हो। कम करनी है वैल्यूज यहाँ से कम कर सकते हो, ठीक है जी। और जहां तक इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है आप विजिबिलिटी को यहाँ से लो कर सकते हो, यहाँ से आप विजिबिलिटी को लो कर सकते हो उन एलिमेंट्स के जो आपने सेलेक्ट किए हैं उस पर अप्लाई हो रहा है। और ये आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, किसी खास एंगल पे आपने इसको रोटेट करवाना हो ये भी किया जा सकता है, क्योंकि सिलेक्शन में सिर्फ एक छोड़ के एक किया है तो उस पर अप्लाई हो रहा है। जहां तक इसकी विड्थ और हाइट है यहाँ से भी कंट्रोल की जा सकती है, जहां पे आप सेटिस्फाइड हो शेप को प्लेस करने में ये सारी की जा सकती है। और किसी स्टेज पे अगर आप समझो कि आपसे गड़बड़ हो गई है तो आप अंडू भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड। और अंडूज मैंने स्टूडेंट्स आपको बोले थे इसमें बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं?
50 और हाईएस्ट और मिडिल वैल्यू क्या होती है 200 हाईएस्ट एंड इसमें आपके 100 इज द मिडिल वैल्यू। और इसको चेंज करने के लिए आपने कहाँ जाना है एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में ये प्रेफरेंसेस में ये आपकी ऑप्शन मौजूद होती है अंडर विच ऑप्शन सब ऑप्शन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में ये मिलेगा ठीक है। परफॉर्मेंस में ये सारी सेटिंग आप कर सकते हो जो कि ये है जी आपकी वो 3 डिफरेंट वैल्यूज। और इसमें मैंने आपको ये कहा था रेकमेंडेड इज 50 तो 50 तक रखो क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है रैम और कोई गड़बड़ हो जाए अंडू कर दो कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल। अभी मैंने 50 लेवल्स को आपको करना सिखा दिया था। अब वो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स जो अभी तक हमने नहीं की, अब उनको एक्सप्लोर करते हैं। ये लें जी जनाब। और जहां तक अब एक मसला इसमें है, अब मुझे ये अलाइनमेंट इसकी करनी, आज हमने कुछ चीजें सीखनी है जो नहीं, एक अलाइनमेंट सीखनी है ठीक है। और अलाइनमेंट में भी आपके पास ऑप्शन है ये अलाइन टू, अकॉर्डिंग टू, अलाइन टू योर सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टबोर्ड। ये 3 ऑप्शंस को आपने लर्न करना है विद ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और ये होती है आपका राइट अलाइन। इसी तरह आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट होती है टॉप, मिडल ऑफ आर्टबोर्ड, मिडल ऑफ सिलेक्शन या मिडल ऑफ की ऑब्जेक्ट। ये 3 ऑप्शन है। इस वक्त टिक जो हुई हुई है वो ये। अभी मैं आपको सबसे पहले इसमें अलाइन टू आर्टबोर्ड सब पहले सिखा देता हूँ ठीक है। और इन ऑप्शंस को सीखने से पहले मैं आपको मेन्यूज की जो थोड़ी सी इसकी स्लाइड्स वाइज थोड़ी सी इसकी डिटेल है वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। जब कभी आपने शेप्स बनानी है तो अप एरो डाउन एरो तो मैंने आपको बता दिया कि जो कि शेप खास तौर पे पॉलीगॉन और स्टार में नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाने के लिए होता है ठीक है। और अभी जो मैं आपको इस वक्त ऑप्शन सिखाने लगा हूँ वो है ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन। इसको देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म एंड अलाइन ये आपके पास विंडो पैनल के अंदर ये मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होती है, ये इकट्ठी होती हैं तीनों, ट्रांसफॉर्म, अलाइन एंड थर्ड वन इज पाथ फाइंडर। ये एक ही जगह पे आपको तीनों ऑप्शंस मिलती हैं। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म हमने किसी ना किसी हद तक देख चुके हैं। अलाइन एंड पाथ फाइंडर को आज लर्न करते हैं, किस तरह आपको फैसिलिटेट करता है वो भी देखते हैं। जहां तक इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का ताल्लुक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो शेप आपने सेलेक्ट की हुई है इसकी विड्थ और हाइट क्या रखनी है, और दूसरा इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे रखना चाह रहे हो आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहाँ पे रखना चाह रहे हो। और जो पोजीशन है जो वो आपके सेंटर की है, अपर लेफ्ट की है, अपर राइट की है, या सेंटर आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर है या वर्टिकल सेंटर है, बॉटम है, राइट है। ये पॉइंट जो आपको डॉट दिख रहा है ये अलाइनमेंट में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ। तो ये अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं और मैं इन सब को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और एक ही एलिमेंट है और लेयर पैनल में आपको बड़े वाजे तौर पे दिख रहा है, एक ही एलिमेंट है और उसका कलर है आपका रेड, फिल है रेड। अगर आपसे वो पूछे क्या इसका स्ट्रोक है, आपको नो। कैसे पता चला? ये जब आपने इसको क्लिक किया तो यहां से आपको आइडिया हुआ कि इसका स्ट्रोक जो है वो नन है और इसकी फिल जो है वो आपकी रेड है। डिफॉल्ट पे लेके जाना हो तो डिफॉल्ट ये होता है क्या, फिल आपको व्हाइट होती है, स्ट्रोक आपका ब्लैक होता है। ये बॉटम जो आपको दिख रहा है पैनल का, मैं साइड पे दिखा देता हूं आपको। ये पैनल का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको करंट सिचुएशन का पता लग जाता है, अबाउट योर करंट ऑब्जेक्ट। यहां से स्वैप भी कर सकते हैं। क्या हुआ, विड्थ आपकी जो है वो स्ट्रोक जिसे बोलते हैं वो इस वक्त 1 पॉइंट ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है। चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे प्रॉपर्टी पैनल में चले जाओ। और प्रॉपर्टी पैनल में भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी दिखता है। और अगर आप एक विंडो पैनल में जाके यहाँ पे पाथ फाइंडर में आप देखो, पाथ फाइंडर का एक आपको यहाँ पे दिखेगा, एक अलाइन का दिखेगा। आज हमने इन ऑप्शन को लर्न करना है। अलाइन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म क्या करता है और पाथ फाइंडर क्या करता है। ये ऑप्शंस आपको जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। विंडो मेन्यू में जाके आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाइन की ऑप्शन को ऑन करना है।
ये अलाइन की ऑप्शन आपकी यहाँ पे ऑन जैसे ही आप करोगे तो ये आपको पैनल्स यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। काफी सारे पैनल्स होते हैं और अगर आप पैनल्स आपके डिस्टर्ब हुए हों तो ये आप विंडो मेन्यू में जाके अरेंज में ये आपको वर्क स्पेस में एसेंशियल्स को आप रीसेट कर दिया करो। ये सारे के सारे पैनल्स आपके बाय डिफॉल्ट जो होते हैं, प्रॉपर्टीज का हो गया, जैसे ये लेयर्स का हो गया, ये लाइब्रेरीज का हो गया, ये आपको पैनल यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा अगर आपको ऑन करने हो पैनल्स, लेयर को तो आप हर सूरत में सामने रखा करो क्योंकि उससे आपको काम में आसानी हो जाएगी, अरेंज करना, मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके अलाइन, ये है जी, ये बॉटम पे था, ठीक है, मैंने ड्रैग करके बाहर आपको यहाँ पे रख दिया, ये अलाइन। अब ये आपको जिस तरह स्लाइड पे दिखा रहा था, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है 3 टैब्स का, ट्रांसफॉर्म, अलाइन एंड पाथ फाइंडर। आज हम कोशिश करेंगे ये सारी ऑप्शंस को, आज की डेट में हम अभी हमारे पास टाइम है, इन तमाम ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं अलाइन टैब पे आता हूँ और फिर पाथ फाइंडर पे आते हैं। और अगर ये आपका क्रॉस हो भी जाए, बंद हो भी जाए, तो जब आपने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट किया होता है और कंट्रोल्स को ऑन किया होता है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी दिखती हैं। ये देखो अलाइन, ये ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहां से भी आप कर सकते हो। तो बेहतर है कि कंट्रोल आपने अगर ऑन रखे हैं, ये भी ठीक है। अदर देन दिस आपने विंडो पैनल में जाके इस ऑप्शन में, या ये पाथ फाइंडर है, इनको आप किसी एक को क्लिक कर दो, नीचे भी है ये ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट F8, ये पैनल हो गया, साथ में पाथ फाइंडर हो गया, और इसके अलावा जो आपका टॉप पे अलाइन हो गया। इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक करना है आपने। तो ये तीनों आपके अंडर वन, आपका जो ये इसका कंपेनियन टैब आपको दिख रहा है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है। आप अपने जो भी शेप है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको अलाइन करना है, या उसका पाथ फाइंडर के थ्रू रीशेप करना है। ये देखो शेप मॉड्स हैं, इनको आज इंशाल्लाह देखेंगे। यूनाइट क्या करता है, माइनस फ्रंट क्या करता है, इंटरसेक्ट क्या करता है, और लास्ट वन इज द एक्सक्लूड। ये तो 4 ऑप्शन आपकी इसके मेन पैनल में मौजूद होती है। लेकिन इसके अलावा भी शेप मॉड्स के अलावा ये पाथ फाइंडर होते हैं। ये तकरीबन आपके पास 6 पाथ फाइंडर हैं, इनको देखते हैं। अलाइन में जो मैंने भी आपको बोला, अलाइन रेलेवेंट टू व्हाट, क्या रेलेवेंट टू आप आर्टबोर्ड करना चाह रहे हो, बिल्कुल करना चाह रहा हूं। ये देखो अभी तो एक सिर्फ है आपका एलिमेंट, ये है पॉलीगॉन, इसको क्या करना चाह रहे हो, ये देखो मैं पूरी स्क्रीन पे आपको करके दिखाता हूँ। ये आर्टबोर्ड आपका, इस आर्टबोर्ड के रेलेवेंट, ये आपको अलाइन टू क्या है, आर्टबोर्ड सेंटर में, ये लो हॉरिजॉन्टल होने लगा है। हॉरिजॉन्टल आर्टबोर्ड के हिसाब से राइट एज पे आने लगा है, लेफ्ट एज पे आने लगा है, सेंटर में आने लगा है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल टॉप पे जाने लगा है, वर्टिकल बॉटम पे आने लगा है, और वर्टिकल सेंटर में आ रहा है। कितना आराम से आपने अपने उस शेप को विदाउट एनी काइंड ऑफ यहाँ पे गाइड्स वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपको ऑटोमेटिकली इसको पुट कर दिया सेंटर ऑफ दी आर्टबोर्ड। कितना आसान हो गया। हाँ, अगर आपने रूलर ऑन किया हो, जो कि मैं आपको कहता हूं हमेशा ऑन रखा करो, रूलर्स को ऑन रखा करो, और रूलर्स के हिसाब से जो आपने विड्थ और हाइट बताई थी उसके मुताबिक बिल्कुल सेंटर ऑफ द आर्टबोर्ड इसने उस एलिमेंट को पुट कर दिया। इसका मतलब है कि अगर और भी हो आपके पास शेप्स, मिसाल के तौर पे एक और शेप यहाँ पे हम बना लेते हैं। अगर आप इसको लेना चाहो, यहाँ आपने स्टार लगाना, और ये अब पॉलीगॉन आपको दिख इसलिए रहा है गो के मैंने स्टार को ऑन किया हुआ है, लेकिन आपने इसकी साइड्स को बढ़ाना है। ये आपका एक ऐसा स्टार है जिसकी 4 लेग्स हैं, ये ऐसा स्टार है जिसके 5 लेग्स हैं, ठीक है। तो ये 6, 7, 8, 9, 10 जितनी आपने इसको सेट करनी हो अपने डिजाइन के अंदर आपको रिक्वायर्ड है, इसको आप ऑन कर सकते हो। ये मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, एक स्टार विद नंबर ऑफ साइड्स के साथ आपके पास आ गया। इसके ऊपर आप किसी प्रॉपर्टी सेट करनी हो, चाहे यहां से स्टूडेंट्स कर लो, चाहे प्रॉपर्टी से कर लो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर, आपकी शेप के ऊपर जो कि स्टार है, इस पे ऑन कर सकते हो। चाहे आप ये पैनल के थ्रू कर लो, चाहे ये आपके पास फिल, स्टोक, ओपेसिटी, ये स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, ये अभी आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। बाकी ये आप
ट्रांसफॉर्म इधर से भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म इधर से भी कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्म इस पैनल से भी क्लिक करके कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आपको एक ही ऑप्शन जगह जगह पे दे दी गई है, मकसद एक ही है, क्या आप अपने इस शेप को ट्रांसफॉर्म के थ्रू कहां पे पुट करना चाह रहे हो। ठीक है, एक्स एंड वाई पोजिशन, एक्स एंड वाई पोजिशन ये देख रहे हो। अब एक्स की पोजिशन को मैं आगे कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, पीछे लेके आना है माइनस, और ये आपके स्केल के मुताबिक, स्केल में आपको ऊपर दिख रहा होगा। और अगर आप मैं जो इसका विंडो मेन्यू का बटन प्लस प्रेस करता हूं तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए जूम किया है, ये है जी वो पोजीशन, ये एक्स एक्सिस की पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये आगे जा रहा है। ठीक है, और आपको जैसे बोला इसकी 8.27 विड्थ है, और इसी तरह हाइट में अगर गौर करो इधर ये रूलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये तकरीबन आपका 11 पॉइंट समथिंग होता है, ये आपको रूलर में भी दिख रहा है। ये हाइट एंड विड्थ आपने पेज की सेट की थी, आर्टबोर्ड की सेट की थी, और उसके मुताबिक इसकी पोजीशन हो रही है। और मैं वापस इसको जूम आउट करने लगा हूं, मैग्नीफायर को बंद करने लगा हूं, सिर्फ दिखाना ये था कि रूलर के हिसाब से आपकी करंट लोकेशन एक्स की क्या बनती है। अगर आप इसको 0 पे पुट करना चाहो, ये 0 पे आ गया, ये देखो ये एक्स की पोजीशन है 0, ये आ गई। वाई की पोजीशन ये है नीचे, बाद आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्ट्स को, ये वाई की पोजीशन आ रही है जनाब रूलर के हिसाब से, ये रूलर की वो पोजीशन है, और ये सेंटर है, ये इस शेप का क्या है, सेंटर है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये आर्टबोर्ड, ये सॉरी ये तो आपका वो ब्लेडिंग मार्जिन है, ये नीचे आपको व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है ये सेंटर पॉइंट है, ये आपको दिख भी रहा है पर्पल कलर में, ये आर्टबोर्ड का कॉर्नर एज है। ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर है, और इस पे एक्स की वैल्यू भी देख रहे हो ऊपर 0 है, और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, ये आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की पोजीशन यहां से अगर आपको कहा जाए कि इसको एक्स एक्सिस पे 0.5 पे ले आओ, ये दो 0.5। अब आप कहोगे ये 0.5 क्या है, क्या इसका अपर कॉर्नर है शेप का, लोअर कॉर्नर है, या सेंटर है, सेंटर है, ये सेंटर है जी। अब आप अगर चाह रहे हो कि मैं इसका अपर कॉर्नर के हिसाब से कर पाऊं तो ये इस पे क्लिक कर दो, ये छोटे से बटन नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर दो। अब आपका ये जो पॉइंट है जिस जगह पे लोकेटेड है एक्स वाई, आप माइनस, अब आप चाह रहे हो इसका अपर जो कॉर्नर है ना वो हो जाए। और अगर इसको आप मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूं विद द हेल्प ऑफ बॉक्स करके दिखा देता हूं, ताकि आपको एग्जैक्टली इसको आज अंडरस्टैंड कर लो, ताकि कल को डिजाइन में कभी आपको पोजीशन करना हो अपने ऑब्जेक्ट को करने में आसानी हो। तो ये आपने जस्ट इसको ऑब्जेक्ट को बनाया, इनमें से कोई भी शेप बनाई, बनाने के बाद ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, ये पोजिशन करने के लिए होता है। ये इस वक्त एक्स की पोजीशन 0 पे आ गई, वाई पे भी 0, ये लो, और क्या कॉर्नर देख रहे हो, ये अपर कॉर्नर, ये इस वजह से है अपर कॉर्नर क्योंकि आपने इसको टिक किया हुआ है कि पोजीशन आप किस पॉइंट को यहां पे आप एज ए स्पेसिफाई करना चाह रहे हो, अपर कॉर्नर को करना चाह रहे हो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बॉटम राइट कॉर्नर की पोजीशन के हिसाब से आपको लोकेशन इसकी बता रहा है, मतलब दिस ये पॉइंट बता रहा है, ये वाला, ये पॉइंट इस वक्त कहां पे है 0.375 पे एक्स की पोजीशन, और इसी तरह वाई की पोजीशन भी ये कॉर्नर क्या है जी जनाब 0.375। तो आमतौर पे ये पोजीशन हमारी हम सेंटर में इसको रखते हैं, आप भी अगर सेंटर में रखनी है आपकी मर्जी है, और अगर आप इसको अदर देन सेंटर करना चाह रहे हो तो आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से जस्ट इस ऑप्शन को आज आपने लर्न कर लिया है कि ये आपकी पोजीशन आमतौर पे ये सेंटर ऑन होता है, ये वाला इस वक्त सेंटर कहां लोकेटेड है, ये है जी वो पॉइंट, इसकी एग्जैक्टली एक्स वैल्यू क्या है 0.1875 और वाई की वैल्यू क्या है वर्टिकली वो भी 0.1875। इसको अगर आप चेंज करना चाहो यहां से चेंज कर सकते, ये वाई एक्सिस की मूवमेंट हो रही है, और ये पॉइंट की लोकेशन कौन सी है, सेंटर पॉइंट इसका, ये वाला, इस पॉइंट की वैल्यू है 0.5। समझे बात को, एक्स एंड वाई की पोजीशन समझ आ गई। इस तरह विड्थ आप यहां से कंट्रोल करते हो, ये अब आपको पता है एक स्क्वायर बना हुआ है 0.375 का, एक स्क्वायर बना हुआ है जो कि हमें दिख भी रहा है, चारों साइड बराबर है, स्क्वायर बना हुआ है। आप चाह रहे हो विड्थ बढ़ाओ और हाइट भी साथ ही आपकी बढ़े,
तो इसको बोलते हैं, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम हो, तो इस लिंक को ऑन कर दो। अब इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट्स, इनमें से किसी एक वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे, दूसरी ऑटोमेटिकली होगी। देख रहे हो नीचे 0.75 किया तो इसको भी 0.75 कर दिया, कम करते हैं तो कम हो रहा है। क्यों? ये आपस में इंटरलिंक है। और अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना हो तो इसको ऑफ कर दो। अब क्या होगा, अगर आप विड्थ बढ़ाओगे, हाइट के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं रखेगा, सिर्फ विड्थ बढ़ेगी। और किस पॉइंट से रेलेवेंट विड्थ बढ़ रही है? सेंटर पॉइंट से, देख रहे हो। और अगर आपसे ये कहा जाए कि सेंटर पॉइंट नहीं बल्कि अपर कॉर्नर के हिसाब से हो, पोजीशन कॉर्नर की फिक्स करनी है, तो ये कॉर्नर की पोजीशन फिक्स हो गई। देखो जस्ट एक मैंने पॉइंट को ऑन कर दिया, ये आपने अपना रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इसकी विड्थ सेट करो। ये देखो फिक्स वैल्यू किसकी कर दी गई है? अपर जो लेफ्ट कॉर्नर है, चेक कीजिएगा। समझ आ रही है? और अगर इसी तरह मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो अपर लेफ्ट कॉर्नर फिक्स है, नीचे की तरफ हाइट बढ़ रही है, ये कम हो रही है। ये देख रहे कौन सा कॉर्नर फिक्स है? जिसको रेफरेंस पॉइंट, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। दिख रहा है आपको लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट। वैसे बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट क्या होता है जनाब? ये होता है सेंटर। अब आपकी मर्जी है कि सेंटर्स के अकॉर्डिंगली विड्थ हाइट मैनेज करनी है, एक्स एंड वाई की पोजीशन करनी है, या इसको रोटेट करना है। ये रोटेट हो रहा है, और ये भी किस वैल्यू के हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट सेंटर के हिसाब से। अगर आपको कहा जाए क्या अपर कॉर्नर के हिसाब से हो सकता है रोटेट? बिल्कुल हो सकता है। ये देखो अब चेक कीजिएगा कौन सा रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिए? अपर कॉर्नर जो लेफ्ट वाला है। ये देखो सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, फिक्स पॉइंट। और अगर मैं कहूंगा नहीं ये वाला चाहिए, ये ले लो। अब चेक कीजिएगा, अब आपका फिक्स पॉइंट हो गया बॉटम राइट और उसकी मूवमेंट। बाकी कीज याद रखिएगा, वही कीज हैं ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट। रेफरेंस पॉइंट मैंने सेट कर लिया। ये देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद यहाँ पे मैं रोटेट करता हूँ। अच्छा एक चीज स्टूडेंट्स और बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको मैं जरा कर देता हूँ साइड पे। ये देखो ये शेप है, अगर आपको कहा जाए रोटेट करना है, साइज करना है, आपको पता है साइज आप इसके लिए ये यूज करते हो, टूल इज सिलेक्शन। अगर मैं आपको कहूँ इसको रोटेट करवा के यहाँ पे सेंटर ऑफ दी जो है आपका आर्ट बोर्ड है, पहले तो सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड लेके आते हैं। ये देखो हाइट विड्थ जो आप मुनासिब लगती है आप कर लो, कलर जो आपको मुनासिब लगता है आप कर लो। कर दिया जनाब। स्ट्रोक को ऑफ करना है, चले ऑफ कर देते हैं, स्ट्रोक ऑफ हो गया। अब एक सिंपल सी रेक्टेंगल है, अगर मैं आपको कहूँ ये सेंटर में ले जाओ, अलाइन में चले जाओ, आपने खुद इसको ड्रैग करके ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुन लो, इसको ड्रैग करके ड्रॉप करके सेंटर में आर्टबोर्ड पे लाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ये नहीं करने बैठना कि मैं इसको ड्रैग करके सेंटर निकालूं कहाँ पे है। आप अलाइन में चले जाओ, अलाइन में देखिएगा पॉलीगॉन ऑलरेडी मेरा सेंटर में पड़ा हुआ है। ये देखिएगा मैं किस तरह आसानी से इसको पेज के सेंटर में लेके आने लगा हूं। सिलेक्ट किया, ये सिर्फ एक नहीं, अगर 50 शेप्स भी बनी हो सिलेक्ट कर लो और इसको कह दो जाके अलाइन टू आर्टबोर्ड। ठीक है, आर्टबोर्ड के कहां पे? आपने हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गया, और आर्टबोर्ड के सेंटर वर्टिकल, ये लो सेंटर में चला गया। कितने आराम से आपने अपने आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी प्लेसमेंट कर दी। अच्छा नेक्स्ट अगला काम, मैं आपको एक चीज इसमें करवाने लगा हूं कि रेफरेंस पॉइंट को जब आप चेंज करते हो तो आप इसको रोटेट करने में भी आपको आसानी होती है। अगर मैं आपको कहूं इसको शेप को मैं यहां पे रोटेट करना चाह रहा हूं, अच्छा जो चीज आपको यहाँ प्रॉब्लम कर रही है, आप चाह रहे हो कि ये आपका जो पॉलीगॉन है इसको इस पोजीशन के ऊपर लॉक कर दिया जाए, लेयर्स, लेयर्स में इस पॉलीगॉन को लॉक कर दो। अब गलती से भी अगर आपका क्लिक हुआ हुआ है ना तो इसके ऊपर कुछ नहीं होना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना, डिलीट नहीं होना, मूव नहीं होना, रोटेट नहीं होना, कुछ नहीं होना। आपने जिसको करना है इसको क्लिक करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मैं इसको कहूँ रोटेट करना है तो ये रोटेट हो रहा है। ये किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है? आपके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली हो रहा है। और अगर आपको कहा जाए क्या ये सेंटर पॉइंट को चेंज करके किसी नई लोकेशन के ऊपर लेके जा सकते हैं,
बिल्कुल लेके जा सकते हैं और रोटेट भी करवा सकते हैं। उसमें आपको एक टूल भी फैसिलिटेट करेगा, ये इसका नाम ही रोटेट होता है। ये टूल बॉक्स दिख रहा है साइड पे, ये यहां से भी रोटेट कर सकते हो। अच्छा, एक तो तरीका है ना, यहां से रोटेट कर लो सेंटर पॉइंट के, ये रोटेट कर लो। ऐसे आपको रखना है इसको, किसी खास डिग्री पे रोटेट करना है तो आप इसको शिफ्ट के साथ कर सकते हो। ये शिफ्ट है, फिर 45 डिग्रीज पे, 45 45 45 45, ये 45 डिग्रीज पे कंस्ट्रेंट्स इसे बोलते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब एक खास आप वैल्यू के साथ इसको लेके जा सकते हैं। इस वक्त 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है। अगर आप रोटेट करना चाह रहे हो, आपको पता है किसी भी कॉर्नर पे आप जाके थोड़ा सा डिस्टेंस पे करके इन पॉइंट से आप रोटेट कर सकते हो। स्मूथ रोटेट करना है तो शिफ्ट नहीं प्रेस करना, लेकिन अगर आप इसको एक खास कंस्ट्रेंट के साथ रोटेट करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ कर लेना। ये देखिए 45, ये 90, ये रोटेट, ये रोटेट, और ये फुल फ्लैज रोटेट होके ये 315 आ गया और ये दोबारा 0 आ गया। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री पे रोटेट ऊपर या नीचे जहां पे भी आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ये सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली रोटेट हो रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि क्या इसको रोटेट किसी और एंगल से भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म में, आप यहां से इसकी वैल्यू को आप चेंज करके यहां से भी रोटेट कर सकते हो। ये देख लो, ये 45 डिग्रीज करना है, 10 डिग्री करना है, तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट आप चेंज भी कर सकते हो, यहां से ट्रांसफॉर्म के थ्रू ये पॉसिबल होता है। ठीक है, 0 पे लेके जाना चाहे आप इसे 0 पे ले आओ। अच्छा, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट जो एंगल रोटेशन ही नहीं होती, इसे स्क्यू भी कर सकते हैं। ये स्क्यू होता है, शेयर भी बोलते हैं, स्क्यू भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी वैल्यूज को थोड़ा सा स्क्यू कर देता है। स्क्यू आपके डायगोनली इसको प्लेसमेंट इसकी कर देगा। ये देखो, ये स्क्यू हो रहा है, ये शेप आपकी स्क्यू कर रहा है। जिस डिग्री पे आप इसको लेके जाना चाहो आप लेके इसको स्क्यू करवा सकते हो। तो ये हिस्सा आपका एलिमेंट जो है वो आप देख रहे हो, ये स्क्यू आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी से इसको स्क्यू कर दिया गया। तो इसका मतलब है, तो स्क्यू आप यहाँ से इसको वापस भी कर सकते हो। ये डिग्रीज पे यहाँ से कम ज्यादा करना हो, आप यहाँ से स्क्यू की वैल्यू को जितने डिग्रीज पे आप लेके आना चाहो, 45 डिग्रीज पे करना चाहो, 60 डिग्री पे करना चाहो स्क्यू, आप -60 पे करना चाहो वापस कर रहा है। ठीक है, मजीद उसको कर रहा है, मजीद उसको कर रहा है। इसको आप इस तरह वैल्यूज को, स्क्यू वैल्यूज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप रिवर्स भी कर सकते हो स्क्यू की वैल्यू। इसी वैल्यू में इसको डुप्लीकेट लेना, हाँ, डुप्लीकेट ले लो। मिसाल के तौर पे ये चाह रहे हैं कि एक काइंड ऑफ आपके पास, मैं सीधा पॉजिटिव साइड पे लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी डुप्लीकेट बनाते हो, जैसे इन्होंने कहा दोस्त ने कि एडिट में जाके इसको हम कॉपी कर लेते हैं और एडिट में जाके इसको पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं। ये लास्ट टाइम हमने ये ऑप्शन सारी डिस्कस कर ली थी, ये वाली सारी हमने कर ली थी। ठीक है, अब ये अगर कर ली है तो अब आप देखिएगा, क्यों करता हूं इसको, कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। अब किसका करना है, फ्रंट वाले का या बैक का, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां से कलर डिफरेंट कर देते हो तो आपका एक शेप से दूसरी शेप आपकी, जो कि स्क्यू के साथ आपने इसको सेट करना सीख लिया। तो इसको करना है, बैक वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसको करने के बाद इसका कलर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे हो, ये डिफरेंट कर लो। ये लो, जो भी कलर करना चाह रहे हो आप स्क्यू की वैल्यू को अप्लाई जो फ्रंट पे किया शेप को बना के, तो ये आपके पास दो शेप्स बनेंगे। इसको अगर क्लिक करोगे ये सिलेक्ट होगा, इस पे क्लिक करोगे ये सिलेक्ट होगा। इसको क्लिक करके अगर आप इसको मूव करके ये साइड पे करना चाहो तो ये देखो पिछला ऑब्जेक्ट उसी तरह पड़ा हुआ है, आपने उसे कॉपी पेस्ट किया था, इन प्लेस किया था और फिर आपने स्क्यू अप्लाई कर दिया। तो ट्रांसफॉर्म आपको इस तरह फैसिलिटेट करता है। अच्छा, इसमें एक और मजे की चीज ये होता है स्केल कॉर्नर्स। स्केल कॉर्नर्स क्या करता है, ये छोटा सा चेक बॉक्स होता है, इसका क्या एडवांटेज है, ये ऑन होगा तो क्या होगा, अगर ऑफ होगा तो क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मैं आपको कंप्लीट करने जा रहा हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अगर चाहो इसके जो विड्थ है, जिसे आप स्ट्रोक की वेट भी बोलते हैं, इसको अगर आप बढ़ा देते हो, मिसाल के तौर पे मैं बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक वाइट है, चले ब्लैक कर लेते हैं या अदर देन कुछ कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ये स्ट्रोक है।
या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको कहूं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन साइज छोटा करता हूं, और साइज छोटा करने से पहले एक काम मैं और करता हूं कि इसकी मैंने विड्थ बढ़ा रहा हूं, हाइट कम कर रहा हूं या विड्थ बढ़ा रहा हूं। विड्थ आपको पता है ऐसे बढ़ती है, हाइट इस तरह कम ज्यादा हो जाती है। गौर कीजिएगा, जितनी मैं हाइट कम कर रहा हूं क्या इसके स्ट्रोक की वेट भी कम हो रहा है। ये देखो, स्ट्रोक का वेट बढ़ रहा है। स्ट्रोक कितना, इसकी थिकनेस बढ़ गई, कितनी होगी 3.052। कम करता हूं 3.50 से कितनी होगी 1.38। ये क्या रीजन है, रीजन इज दैट स्केल। अगर ये ऑफ होगा अब क्या होगा ये देखिएगा, सॉरी स्केल स्ट्रोक है, कॉर्नर्स में कर रहा हूं, ये स्केल स्ट्रोक, ये देखिएगा ऑफ कर दिया। क्या फर्क है, क्या इसने उसके वेट को कम किया, स्ट्रोक को कम किया। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर मैं अगर शेप को छोटा करूं, डायगनली करते हैं चले, शेप को छोटा करूं तो स्ट्रोक सर वही रह रहा है जो बड़े शेप पे था, और अगर मैं बड़ा करता हूं सर वही रह रहा है जो छोटी शेप पे था। ये देख रहे हो, बिल्कुल मैंने उसका साइज छोटा सा कर दिया। स्ट्रोक देखो, बाद का स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि शेप्स बनानी होती हैं या उसकी डुप्लीकेट आपने उसकी रेप्लिका वहां पे जनरेट करना होता है। आप चाह रहे हो कि जैसे शेप छोटी हो स्ट्रोक भी छोटा हो, शेप बड़े स्ट्रोक भी ऑटोमेटिकली उसी स्केल के साथ आपका इंक्रीज हो। ये रीजन क्या होती है, ये चेक ऑफ। अगर आपने ऑन किया हुआ है फायदा क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, साइज छोटा करता हूं, चेक कीजिएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली हो तो ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों दोनों क्यों यूज कर रहे हैं, ऑल्ट इसलिए कर रहा हूं कि सेंटर के हिसाब से उसको रिड्यूस करे साइज को। अगर ऑल्ट छोड़ दूं, अगर ऑल्ट छोड़ दूं तो ये ऑपोजिट साइड की तरफ जाता है, स्केल अप और स्केल डाउन ऑपोजिट साइड की तरफ जाता है। ऑल्ट प्रेस करूंगा सेंटर की तरफ लेके आएगा आपकी शेप को। और इसमें मजे की चीज स्टूडेंट्स क्या है कि स्ट्रोक जो है वो शेप का स्केल के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। दोबारा से देखिएगा, इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं, कलर चले डिफरेंट कर देते हैं, फिल का भी कलर डिफरेंट कर देते हैं, स्ट्रोक की वैल्यू भी डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। अब ये देखो, ये इंटरनल शेप है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, कॉपी पेस्ट, अब देखिएगा मैं इसे साइज छोटा करता हूं। साइज छोटा करने का और सेम रेशियो के साथ छोटा करने का साइज होता है शिफ्ट। शिफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बाद बाद आपको ये शेप्स बनानी पड़ जाती है, ये वाली कॉपी पेस्ट, फिर कर रहा हूं शिफ्ट के साथ, कॉपी पेस्ट, शिफ्ट के साथ, कॉपी पेस्ट, पेस्ट इन प्लेस आप करोगे तो उसी के ऊपर वो प्लेस होता है, और उसके बाद आपने रीसाइज कर लेना शिफ्ट के साथ, कॉपी पेस्ट इन प्लेस, ये कर दो या इन फ्रंट कर दो, दोनों ठीक है। बैक ना कीजिएगा वरना पिछला ऑब्जेक्ट होगा फ्रंट वाला नहीं होगा। तो फ्रंट कर दो या प्लेस कर दो, करने के बाद शिफ्ट के साथ ये देखो, तो ये एक आपके पास यहाँ पे एक शेप बनते हुए आपको दिख रही है जो कि एक रेक्टेंगल से बनाई गई है। और स्ट्रोक की ऑप्शन ऑन करने का फायदा आपके सामने, अगर ये ना करता तो ये फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और मजीद अगर छोटा करूं और इतना भी छोटा कर दूं, ये देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको स्केल भी डाउन कर रहा है। जो बाहर वाला देखो उसकी वेट देखो, उससे अंदर वाली उससे अंदर वाली, ये क्यों पॉसिबल हुआ इस ऑप्शन से। एक छोटी सी ऑप्शन अगर आपसे बाय मिस्टेक ऑफ रह गई, ये काम नहीं कर पाओगे आप। क्यों, सेम स्केल, वेट कम नहीं होगा, वेट कम नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। और मजे की बात सुन लो, इसमें कॉर्नर्स भी होते हैं।
अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। कॉर्नर्स, मिसाल के तौर पे आपने इसके कॉर्नर पे वर्क किया। कॉर्नर पे क्या वर्क किया कि आपने इसका शेप को आपने सेलेक्ट किया। ये आपके पास, आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। इस पे क्लिक किया, ये लो साइज थोड़ा छोटा किया, इसका कॉर्नर को राउंड किया। ठीक है, मजीद अगर आपको राउंड करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया गया। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, कॉर्नर्स आपका राउंड यहाँ पे आपका होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊं, सिलेक्ट कर लेता हूं, पहले कॉपी करते हैं, कॉपी और पेस्ट। डुप्लीकेट भी कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, और भी बेशुमार हमारे पास ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। और इसको अगर मैं साइज डाउन करता हूं, क्या ये स्केल कॉर्नर ऑन है? इस वक्त ऑन है ना, ये देखो, ये पहले आपने देख लेना है। शिफ्ट के साथ जैसे आप छोटा कर रहे हो, 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 और इसको आप बड़ा कर रहे हो, ये कॉर्नर्स को अकॉर्डिंग टू वैल्यूज कम कर रहा है। जैसे ये हो गया, इसको मैं फिर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, शिफ्ट के साथ कॉर्नर्स पे आप चेक करो, क्या कॉर्नर्स को स्केल डाउन कर रहा है? कॉर्नर्स ये वाले, ये राउंडनेस की बात हो रही है। हर अटेम्प्ट पे राउंडनेस इसकी देखो बहुत ज्यादा है, इसकी कम हो गई है। फिर कॉपी पेस्ट करता हूं, पेस्ट, ये देखो, और छोटा करता हूं। राउंडनेस पे गौर करो, क्या हर अटेम्प्ट के ऊपर जो राउंड इसका वैल्यू है ये वाली, ये कम हो रही है कि नहीं हो रही? ये ज्यादा है, ये स्केल कम हो गया, ये और कम हो गया, और अगर करोगे तो और कम। ये क्यों पॉसिबल हुआ? अगर आपने ये ऑप्शन ऑन ना की होती, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये मैं वापस कर दिया सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग इज गॉन। अब यहाँ पे इसको स्केल डाउन जरा मैं कर लेता हूँ इसकी, ये नहीं जनाब, कलर ये चले यही रहने देते हैं। अब ये देखिएगा, अगर ये ऑप्शन ऑफ हो जाए तो अब क्या होगा? और स्ट्रोक को भी आप स्केल डाउन कर दो, ये दोनों को इकट्ठा यूज किया करो। दोनों चीजें होनी चाहिए ना, वेट भी कम होना चाहिए और राउंड का जो स्केल है वो भी कम होना चाहिए। दोनों आप इकट्ठी यूज किया करो। अगर आपने शेप्स के इनसाइड शेप्स उस तरह के बना के कोई इफेक्ट्स जनरेट करने हो, तो फिर इन दोनों को आप इकट्ठा यूज करो, ताकि कॉर्नर्स, अगर अगर कॉर्नर्स राउंड हैं तो शार्प के ऊपर कोई इसका फायदा नहीं। कॉर्नर्स अगर राउंड हैं तो ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे इफेक्ट्स। ठीक है, आपने यहां से बताना है और इन दोनों को ऑन करके कॉपी पेस्ट करो और इसके इफेक्ट्स यहाँ पे नोट करो। शिफ्ट के साथ करोगे तो ये आपको ऑपोजिट साइड पे जाएगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस करोगे तो ये सेंटर पॉइंट की तरफ जाएगा। ये देख रहे हैं, अगेन कॉपी पेस्ट, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों, फिर कॉपी पेस्ट, पेस्ट इन प्लेस, और फिर ऑल्ट शिफ्ट के साथ। अब इसका फायदा क्या हो रहा है जनाब? अगर आप गौर करो, इसके कॉर्नर्स को भी स्केल कर रहा है, दूसरा स्ट्रोक को भी स्केल डाउन कर रहा है। देख रहे हो, इधर विड्थ कुछ है, कम होने पे और को हो गए कम, और ये और कम हो गई। हाँ, अगर ये दोनों ऑप्शन ऑफ होती तो इफेक्ट थोड़े डिफरेंट होते, क्योंकि ना तो कट डाउन करता कॉर्नर्स के स्केल को, ना ही कट डाउन करता आपके स्ट्रोक को, तो वो थोड़ा डिफरेंट आपके पास इसका स्क्रीन के ऊपर विजुअल नजर आता। तो ये छोटी सी ऑप्शन है, छोटी सी, लेकिन बड़ी ही काम की है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मैं आपको कोई भी शेप बनी हो उस पे इक्वली ये आप बना के इसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे इसको आपने बनाना है और इसकी प्रैक्टिस कर छोड़नी है। ये जस्ट आपने यहाँ पे इसका फेल ऑन किया, यहाँ पे आपने इसका स्ट्रोक ऑन किया, और करने के बाद यहाँ पे जो आपने वैल्यू देनी है स्ट्रोक की वो आपने दे दी, और इसके ऊपर आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको
पेस्ट इन प्लेस किया, और इन दोनों ऑप्शंस को ट्रांसफॉर्मेशन में इसको ऑन रखिएगा। और यहाँ से कॉर्नर से स्केल डाउन अगर करोगे तो शिफ्ट एंड ऑल्ट दोनों को यूज करना। शिफ्ट ऑल्ट दोनों को यूज करना। और अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लेके जाना चाह रहे हो वो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन में आप डिजाइन का कुछ लुक डिफरेंट रखना चाह रहे हो, पेस्ट इन प्लेस हो गया, यहां पे आए, शिफ्ट के साथ डाउन, कॉपी पेस्ट, शिफ्ट के साथ डाउन, कॉपी पेस्ट, पेस्ट इन प्लेस। तो पेस्ट वो डिफरेंट लोकेशन पे करता है, पेस्ट इन फ्रंट कर लो या पेस्ट इन प्लेस कर लो, दोनों ठीक है। तो ये आप इस तरह का कोई डिज़ाइन अगर आपको क्रिएट करना पड़ जाए और इसके अंदर डिफरेंट आप कलर्स को आप यूज़ करना चाहो, ये भी किया जा सकता है। और ये आपको अभी थोड़ी देर में मैं एक ऑप्शन करवाने लगा हूँ, पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर से आप देखना कि ये शेप्स को आप किस तरह वेल्ड करते हो, यूनाइट जिसे बोलते हैं, माइनस फ्रंट करते हो, ये सारी शेप्स के ऊपर आप इसको अप्लाई जब करोगे तो बड़े इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आपके शेप्स के जो विजुअल आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मैंने आपको जो चीज अभी तक बताई है। हाँ, सर्कल में ट्रांसफॉर्मेशन में मजीद कुछ ऑप्शंस भी एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे नीचे दिख रही होंगी, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें विड्थ इसकी बढ़ानी हो, ठीक है, ये हाइट बढ़ानी हो, और इनको अगर एक दूसरे के साथ इक्वल रेशियो के साथ बढ़ाना है, प्रोपोर्शनली बढ़ाना है, तो इसको टिक कर दो। अब दोनों इकट्ठी होंगी। एक रेशियो के साथ इसको इंक्रीज और डिक्रीज आप यहां पे कर सकते हो। जो भी आपके पास शेप है उसको आप इजीली यहां पे आप सर्कल की प्रॉपर्टीज में, ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आप कर सकते हो, जिसमें विड्थ और हाइट को इक्वली मैनेज करना है, ये आप इसको टिक कर दो। अगर नहीं करना, डिफरेंट डिफरेंट रखनी है विड्थ और हाइट, तो इसको ऑफ ही रखो। जहां तक रोटेशन का ताल्लुक है तो रोटेशन आप यहां से करके देख सकते हो, जिस एंगल पे रोटेट करना है उस शेप को। और ये बाकी ऑप्शंस में भी इसी तरह होगा। ये जितनी आपको दिख रही है ना, ये पॉलीगॉन हो गया, स्टार हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, सब पे इसी तरह चलेगा। और इन ऑप्शंस को अगर आप आउटसाइड अलग से पैनल में क्रिएट करना चाहो तो लॉन्ग क्लिक करके, ये आपको छोटा सा एक बटन नजर आ रहा होगा ट्राइंगल सी, इस पर क्लिक कर दिया करो। इसका फायदा ये होता है कि जब आप इन टूल्स को यूज करना चाहो सेपरेटली, तो ये देखो, ये पूरा ग्रुप साइड के ऊपर आ गया, क्रॉस करना है, बंद हो गया। दोबारा से देखिएगा, लॉन्ग क्लिक करना है, और ये पैनल है, इनमें से किसी एक को यूज करना हो आप क्लिक कर दो। अगर आपने सारे पैनल्स को बाहर की तरफ लेके आना है, अलग से रखना है, ये लो और ड्रैग करके यहाँ पे रख लो। अब आप इसमें शेप्स बनाने के लिए इनको आप यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा पैनल शेप्स का ये आपके पास आ गया। और इंडिविजुअली किसी एक ही प्रॉपर्टी सेट करनी हो तो इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, और अगर एक से ज्यादा को करना हो तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन ऑन करनी पड़ती है। और रेंज बढ़ाने के लिए मैंने आपको बोला था, क्लिक प्लस ड्रैग करना पड़ता है, जिस जिस को ये लाइन टच करेगी, जिस जिस को ये लाइन टच करेगी वो सिलेक्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। और इसको वेरीफाई कर सकते हो लेयर्स के थ्रू, ये ब्लू बार्स। और सिलेक्शन मैंने इधर से भी आपको करनी सिखाई हुई है कि किस तरह करती है किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट। जब सिलेक्शन हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन की एक और ऑप्शन जो डिस्कस करने वाली है वो आपकी होती है कि पाए बनाना हो। ये पाए बना सकते हो, ये पाए, चाहे यहां से पाए बना लो, ठीक है, चाहे इसको यहां से पकड़ के पाए की वैल्यू आप जितनी स्लाइस शो करनी है आप शो कर सकते हो। फुल आपने इसको करना है, आप जितना इसका पाए की वैल्यू को ऑन करना चाहो यहां से आप पाए की वैल्यू ऑन कर सकते हो। ये जितने परसेंट तक, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री तक आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट, ये 0 डिग्री, और ये ऊपर वाली लाइन ये 45, इनके दरमियान का जो आर्क बन रही है, एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज का है। ये यहां से डिसाइड करते हो जब कभी कोई ऐसी शेप बनानी पड़ जाए। 90 डिग्री करना, ये 90 डिग्री की आर्क हो गई। और बाय डिफॉल्ट वैसे ये 0 होता है, इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो। जहां तक ये
आपका पाई एंड एंगल है, इसको भी यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये तो ऑपोजिट साइड पे आपको दिखाएगा, ठीक है। मतलब ये आप कर रहे हो, ये आपकी ऑप्शन है, इसका नाम है जी जनाब पाई स्टार्ट एंगल, और इसका नाम है पाई एंड एंगल, जो कि इन हैंडल से भी कर सकते हो। चाहे इधर से कंट्रोल कर लो, चाहे इधर से पकड़ के ये कंट्रोल कर लो। ये देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, स्टार्ट एंगल 0 पे है ये वाला, और ये एंड एंगल है, यहां से चेंज कर सकते। ये देख रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है। ये स्टिल आपका 0 पे है, इसको यहां से आप चेंज कर सकते हो ऐसे, आपकी मर्जी है। चाहे इन हैंडल्स को यूज करते हुए पाई की वैल्यू को ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है, चाहे आप इसको इस तरह कर लो। ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, और अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो, इन्वर्ट करना चाहो, तो इन्वर्ट यहां से कर सकते हो। आपको ये चाहिए या इसका रिमेनिंग पार्ट चाहिए, ये यहां से आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। आपने सपोज ये आपने सेट किया, लेकिन आपको चाहिए जो आपने यहाँ पे आपके पास क्रिएट जो हुआ है इसका ऑपोजिट चाहिए, इन्वर्ट कर लो। ये रिमेनिंग पार्ट है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको आप यहां से इनको यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आपके पास जस्ट उसके ये रिमेनिंग पार्ट के लिए शो हो रहा है, या आपके पास एक्चुअल के लिए शो हो रहा है। यहां से आप स्विच कर सकते हो एक से दूसरे में। ये दोनों तरफ आपको फोटो आइकन भी दिख रहा होगा, ये फुल देखने के लिए वर्जन, और जब आप क्लिक करते हो इंटरचेंज कर देता है रिमेनिंग पार्ट के साथ। आपकी मर्जी है कैसे देखना चाह रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वो अलाइन का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने डिटेल में बता दी है, ठीक है, एक एक चीज आपको बता दी है। और लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, पॉलीगॉन के केस में ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हो, पॉलीगॉन मैंने लॉक की हुई है, तो पॉलीगॉन को मुझे यहाँ पे जाके अनलॉक करना पड़ेगा। ये अनलॉक कर दिया, ये मैंने पॉलीगॉन को क्लिक भी कर दिया, सिलेक्ट भी हो गया, और ये पॉलीगॉन की ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंट आपको व्यू नजर आ रहा है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये 6 साइड है, 7 करनी है, 8 करनी है, बाद में करनी है। एक तो आपने जिस वक्त बना रहे थे तब किया, बाद में मैंने सोचा नहीं इसकी तो 8 साइड्स होनी चाहिए, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाके यहाँ से इंक्रीज कर दो, बाद में भी हो जाता है। एक तो ना एट द टाइम ऑफ जिसको क्रिएट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, अप एरो डाउन एरो, अप एरो डाउन एरो, कम ज्यादा कम ज्यादा, लेकिन ट्रांसफॉर्म आपको बाद में भी ये अलाउ करता है यहां से। जो कि मैक्सिमम मैंने आपको साइड्स बताई थी, याद होंगी, कितनी थी मिनिमम, कितनी थी 3, मैक्सिमम कितनी होती हैं पॉलीगॉन, ओ 500। लेकिन ये काइंड ऑफ आपके विजुअल पता किस तरह के देगा, एक सर्कल नहीं, 999 है, लेकिन ये इतने क्लोज पॉइंट्स कर देगा, इतने क्लोज पॉइंट्स कर देगा कि आपको उसकी रियलाइजेशन नहीं हो सकेगी कि साइड्स, ये देख रहे हो इतनी क्लोज कर दी साइड्स, ये इतनी क्लोज क्लोज साइड्स कर दी कि आपको ये रियलाइज करना, ये देख रहे हो पॉइंट्स छोटे छोटे, ये आपको दिख भी रही है, ये छोटे 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 साइड्स इतनी क्लोज आ जाएंगी। तो आपको पॉलीगॉन की एग्जैक्टली जो है ना, जो कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स होती हैं आमतौर पे हम जानते हैं हेक्सागोन 6 साइड्स, ठीक है। ऑक्टल आपकी जो आपकी साइड्स होती हैं वो 8 होती हैं, 10 साइड्स फिगर, 15 साइड्स फिगर, लेकिन ये मैक्सिमम जो आपको इलस्ट्रेटर अलाउ करता है वो 1000 साइड्स। जरूरत कम पड़ती है क्योंकि सर्कल से काम हो जाता है, ये तो सर्कल ही एक तरह का आपको विजुअल नजर आ रहा है ना, तो साइड्स आप कम से कम यहाँ पे 3 दे सकते हो। ये आपके पास एक पॉलीगॉन है विद 3 साइड्स, और इसकी एक्सट्रीम वैल्यू भी मैंने आपको बोल दी। कभी आपको जरूरत पड़े आपने इन शेप्स को यूज करते हुए ड्रॉ करना हो। बाकी अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये कॉर्नर्स आपको शार्प से राउंड में लेके आने के लिए, ये कॉर्नर्स है। जिस तरह एक होता है ना आपका रेक्टेंगल, उसके कॉर्नर होते हैं, रेक्टेंगल के आपको पता 4 साइड्स होती हैं, या स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, उसका कॉर्नर होता है। इसी तरह ये भी तो कॉर्नर होता है। अगर मैं इसकी 3 साइड्स कर दूं, इसका भी तो कॉर्नर है, ये लो, ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के कॉर्नर्स को भी आप राउंड शेप में लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज हैंडल्स। ये वाला, ये हैंडल्स को आप यहां से इनसाइड आउटसाइड आप लेके आ सकते हो। ये
यहां से आप इसको कॉर्नर्स को, यहां से साइड्स को आप अपनी मर्जी से जो सेट करना है, यहां से रोटेशन को, ठीक है 0, यहां से आप कॉर्नर का रेडियस, ये देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे सर्कल है, क्योंकि कॉर्नर्स को आपने क्या कर दिया, टोटली राउंड शेप में आ गया। इसको कम ज्यादा यहां से कर सकते हो। ये शार्प हो गया जी 0, यहां से आप कर लो। और ये आपका इसका रेडियस बढ़ाने के लिए सेंटर पॉइंट से, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल रेडियस होता है, तो इसी तरह पॉलीगॉन का भी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, साइड्स का कितना डिस्टेंस लेके जाना है, यहां से कर लो। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है यहां से करना हो। और वैसे तो मैंने आपको हैंडल से शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा छोटा वो तो आपको करना आता है, यहां से भी इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। फिर ये एक और ऑप्शन है, ये इसका साइड्स के लिए, इस साइड्स की, ये साइड का साइज बढ़ाने के लिए, ये साइड का साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जहां तक स्टार का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, स्टार की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये लो, ये स्टार लगा, ठीक है। ये स्टार के आप यहां पे साइड्स, अप एरो, डाउन एरो से आप ये एक स्टार बनाते को जा सकते हो। अब ये पॉलीगॉन से भी बनता है, ये आपका स्टार टूल से भी बनता है, दोनों से बन जाता है। हाँ, अगर आपको उतनी उसकी लाइंस चाहिए, लेग्स चाहिए स्टार की, तो अप एरो डाउन एरो से आप यहाँ पे जो डिसाइड करोगे वो यहाँ पे बन जाएगा। और जब उसको फाइनल करना है तो जितनी रोटेशन एंगल सेट करना है वो करके आप यहाँ पे, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन में एज सच इसकी डिटेल ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका मतलब है आप जब क्रिएट कर रहे हो उस वक्त आपने साइड्स इसकी बतानी है। पॉलीगॉन की बाद में भी साइड्स इंक्रीज डिक्रीज हो जाती हैं। बाकी इसका स्टार का जहां तक ताल्लुक है, इसमें एज सच ट्रांसफॉर्मेशन में ऑप्शन नहीं है। बाकी ये आप सिंपल लाइन अगर बनानी हो तो लाइन की भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होती है जनाब। जैसे ये लाइन लगाई मैंने, लाइन की इस वक्त स्ट्रोक है वो वाइट है, इसी वजह से आपको ये लाइन कटी हुई नजर आ रही है पॉलीगॉन में से, ये स्ट्रोक है, ठीक है। लाइन का याद रखिएगा स्ट्रोक होता है। और हाँ, जहां तक फिलिंग की बात है, अगर मैं इसकी फिलिंग सेट कर दूं, ये ये फिलिंग है, ठीक है। अब आपका एक लाइन है और लाइन की एक फिलिंग भी है और एक स्ट्रोक भी है, तो इसका आपको जो विजुअल नजर आता है वो आपको नजर आता है स्ट्रोक का, क्योंकि फिलिंग तो इसकी सच कोई क्लोज ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ये याद रखिएगा, कोई चीज जो क्लोज होती है ना, बंद होती है, उसके अंदर फिलिंग होती है। अब लाइन का तो कोई क्लोज एलिमेंट है नहीं, ये तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में एक सेगमेंट होता है, तो सेगमेंट की आपको फिलिंग यहाँ पे दिखाई इस तरह नहीं देती, ठीक है। बाकी शेप्स की आपको हर एक की फिलिंग होती है लाइन के अलावा, क्योंकि क्लोज ऑब्जेक्ट है नहीं है। और जहां तक लाइन की प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स देखो, ये स्ट्रेच करने के लिए, लाइन की लेंथ बढ़ाने के लिए, देख रहे हैं बढ़ रही है। और ये भी सेंटर पॉइंट से आप इसको सेट कर रहे हो, तो ये आप यहां से एंगल वाइज रोटेट करना हो यहां से कर सकते हो, ये रोटेट हो रहा है, तो आपकी मर्जी है। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीजें की जा सकती हैं। अब आ जाओ जी, ट्रांसफॉर्मेशन का ऑलमोस्ट मैंने काफी डिटेल आपसे शेयर कर ली है। अलाइन को चेक कर लेते हैं। अलाइन क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट आपके सिलेक्टेड होते हैं रेलेवेंट टू योर आर्ट बोर्ड, अगर आपने देना हो, पोजिशन करनी हो, तो पोजिशन करने में आसानी होती है। जैसे ये आर्ट बोर्ड है, मैं फालतू एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करते सिलेक्शन जरूरी है, तो सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, सिलेक्शन के लिए आपके पास ये भी टूल है। और मजे की बात है, सिलेक्शन के लिए आपके पास ये भी टूल है, ये भी सिलेक्शन करता है। इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट्स। मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुझे ये वाले एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, ये वाले आउटसाइड, ये वाले ऊपर वाले, दरमियान वाला ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो, ये कर सकता हूं, इससे थोड़ी मुश्किल होगी मुझे। आपको पता है जिसको इसने टच कर दिया वो सिलेक्शन में आ जाता है। ये 3 को टच किया, बॉर्डर को, सिलेक्शन में आ गया। इसको अगर करना है शिफ्ट के साथ कर लो, इसको करना है शिफ्ट के साथ कर लो, इसको करना है शिफ्ट के साथ कर लो, कोई मसला नहीं, हो गया सिलेक्ट, डिलीट करोगे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपको काफी दिक्कत होती है। इसके बजाय अगर आप ये यूज कर लो, लेसो, ये बता क्या करता है, जहां जहां से आप इसको
कनेक्ट करोगे, जिन जिन को कनेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो गए। और इसमें एक और नुकसान की बात है कि अगर आपने इसको इस तरह सेलेक्ट किया ना, ऐसे मैं कर रहा हूं, यहां पे आ गया, इसने जाना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये जो दरमियान में आगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये भी सिलेक्ट कर रहा है। सिलेक्शन का एक टूल ये भी है अदर देन दिस। एक तो ये ना, ये आप यूज कर लो ब्लैक एरो सिलेक्शन। इसके अलावा सिलेक्शन करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक इशू है। इशू ये है कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना ऐसे लैसो के साथ, चले लैसो के साथ करते हैं, ये वाला, दिस वन, लास्ट वन, क्यूब, इसके साथ करते हो अगर सिलेक्ट, इसमें याद रखना है इसने जाना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है, जैसे मैंने छोड़ा दोनों को सिलेक्ट हो गए। दोबारा से देखिएगा, क्लिक करता हूं, यहां से सिलेक्ट करना शुरू किया, यहां आया, जैसे मैं रिलीज करूंगा कौन कौन सिलेक्ट होगा? जो पॉइंट स्टार्ट और एंड के दरमियान में आएंगे, अगर उसका एक कोई भी टच कर लिया उसने बॉर्डर को, किसी एक उसकी शेप को, वो सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से देखो, यहां छोड़ देता हूं, सब हो गए सिलेक्ट। किसी एक को चेक करना है, ये लो, सिलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्ट कर लिया। लैसो के साथ बता रहा हूं, लैसो सिलेक्ट करना है, साइड पे क्लिक करो, डीसिलेक्ट एवरीथिंग। अब ये देखो, यहां अगर मैं छोड़ूंगा ना माउस को, इसने जाना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जो कि नीचे है। दरमियान में जो भी आएंगे वो सिलेक्ट हो गए। दरमियान में जो भी आएंगे वो एलिमेंट आपके सिलेक्शन में इंक्लूड हो गए हैं। और ये आप यहां से भी देख सकते हो, ये पॉइंट्स आपको यहां पे भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको यूज करते हो, एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप करना चाहो। और कुछ को आपने छोड़ना है, कुछ को आपने सेलेक्ट करना है, तो ये आप इस तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इस वक्त जो सिलेक्शन में है वो ब्लू कलर में इंडिकेटर यहाँ पे आपको साइड पे लेयर्स में नजर भी आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप सिलेक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना एरिया आपने इन लाइंस के दरमियान में आएगा, और अगर आप प्रॉपर एक शेप को क्लोज करोगे तो सिर्फ इतने एलिमेंट ही सिलेक्ट हुए। ये नीचे जैसे है, क्लिक प्लस ड्रैग, क्लोजिंग की तरफ जाना है, स्टार्ट ने स्टार्ट की तरफ जाना है, क्लोज ने स्टार्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये अगर आप यूज करना चाहो ये भी कर सकते हो। अल्टीमेटली इसने सिलेक्ट करना होता है, और ये आपको ब्लू इंडिकेटर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो आप इसको फॉर एग्जांपल डिलीट करना है, डिलीट कर दो, ये लोग है। इनको भी डिलीट करना है, ये लो, ये आपके इसने पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स इसमें असल में पॉइंट्स हैं, ये लो, ये डिलीट। सिलेक्शन आपने करनी है ऐसे, सिलेक्ट करने के बाद आपने रिलीज करना है और डिलीट। तो ये आपके पास जितने आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं पॉइंट्स, इनको डिलीट करने के लिए, सिलेक्ट करने के बाद ये एंकर्स के ऊपर काम करता है। दोनों में फर्क है, ये पूरी ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, ये एंकर्स को डिलीट करता है। ये जैसे ये ऑप्शन है, ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं एंकर्स को सिलेक्ट करता हूँ, इतने, डिलीट। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये एंकर्स के ऊपर काम करता है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। ऑब्जेक्ट को खत्म करेगा ये पूरा। अगर आपने कुछ एंकर्स को सिलेक्ट करना है, आपको पता है मैंने आपको शेप चेंज करना सिखाई थी डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये आपने किसी एक पॉइंट पे क्लिक किया, ये आपका शेप अपनी मर्जी से जो भी चेंज करनी है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहूं कि एक से ज्यादा पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उस पर काम करना है, तो इसके लिए आपको फैसिलिटेट करेगा लेसो। अब आप यहां से अपने उन एंकर्स के ऊपर काम करने में आसानी हो जाएगी। सिलेक्ट हो गए जनाब, इनको अब आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई शेप हो ना, कोई भी शेप हो, उसके ऊपर अगर आपने काम करना हो, एंकर्स पे काम करना हो, तो एंकर्स के लिए आप लेसो को यूज कर लेना। और इससे आपके पॉइंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करने में, एंकर पॉइंट जो होते हैं उनको सिलेक्ट करने में आसानी होती है। जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इसके एंकर पॉइंट्स ये लो, ये एंकर पॉइंट्स हैं, एक है, ये एंकर पॉइंट दो है। ठीक है, इनको आपने दोनों को सिलेक्ट करके
आपने इसके ऊपर काम करना है। तो सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है ना, शिफ्ट के साथ आप क्लिक कर दो, ये लो, इसको करना है और इसको करना है, शिफ्ट के साथ क्लिक करके इसको कर दो, ये शेप बन रही है जो भी आप बनाना चाह रहे हो। एक रेक्टेंगल था ये, और ये काम आप यहां से भी कर सकते हो, लेसो। फायदा ये है, इसमें जो एंकर्स होंगे ना, उनको आप इस तरह सेलेक्ट कर लेना, और करने के बाद शेप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ आप इसकी एडजस्टमेंट कर लेना जो भी करनी है। अगर आपको कहा जाए इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, करने के दोनों तरीके हैं। शिफ्ट का अगर किसी को ना पता हो, याद ना रहे, तो आप लासो टूल के साथ भी इन पॉइंट्स को इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो, ये लो। वैसे एक फायदा और भी है जनाब, वो ये कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, उनके एंकर्स को। जैसे ये दो अलग अलग है ना शेप्स, ये भी है, ये भी है। अगर आपको कहा जाए कि इनके एंकर्स को सिलेक्ट करना है, तो यहां से आप कर लो, दिस वन, ये लो। सिलेक्ट हो गए, आगे क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन, लें जी। वो देख रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स जिसके एंकर्स उसमें इंक्लूड हैं उस पर वर्क हो रहा है। तो ये एक फायदा ये है कि आपके अगर दो डिफरेंट शेप्स भी हैं और उसके ऊपर भी अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, आप इजिली कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये एक शेप बनाई हुई है आपने, एक और बना लेते हैं, इसी की कॉपी निकाल लेता हूं, और के साथ ड्रैग आउट, ठीक है। इसके ऊपर आपने काम करना है, इनकी डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ शेप अप करना है। आप लेसो टूल में जाओ, इन पॉइंट्स को जो कि दो डिफरेंट शेप्स हैं इनको सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिलेक्ट करना के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके इस पे काम कर सकते हो। ये आपकी एट अ टाइम दो शेप्स को आपने उसके एंकर्स को यूज करते हुए रीशेप किया। ये एक अच्छी अच्छी ऑप्शन है अगर आप करना चाहो, मल्टीपल शेप्स के ऊपर अगर आप वर्क करना चाहो, तो आप करने के लिए आपको ये फैसिलिटेट करता है। जो भी हो, कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल ये एक आपने यहाँ पे शेप बनाई है और इसके ऊपर एंकर्स के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो एंकर्स को आप डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ये पॉइंट्स आपको पता है, हर बेंडिंग पॉइंट पे एंकर आता है, ये वाला, ये। अगर मैं कहूँ इन तीन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये क्लिक पर ड्रैग, ऐसे हो गए सिलेक्ट। लेकिन बाद का सिलेक्शन काफी मुश्किल होती है, आपको रेक्टेंगुलर करने की बजाय आप इसके ऊपर चले जाइए, ये भी वही काम करेगा। इसमें सिलेक्शन आपके लिए थोड़ा सा आसान इस सेंस में है कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे और भी पड़े हुए हैं ऐसे करके, एक ये शेप पड़ी हुई है, कोई लोगो शोगो आप बना रहे थे, एक ये शेप के अलावा एक ये शेप पड़ी हुई है, ऑल्ट के साथ मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। और अब मुझे कहा जाए कि मुझे इन तीन पॉइंट्स पे काम करना है, ये वाले, मुझे सिलेक्शन में काफी मुश्किल होगी। आसानी इस तरह है कि अगर मैं शिफ्ट की को जानता हूं तो सिलेक्शन तो हो जाएगी, ये लो, क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, हो गई जी सिलेक्ट। कर लो सेट उसकी वैल्यूज को, कम ज्यादा, ये लो, या आप इसमें आराम से ये काम कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप इसको सिलेक्ट करने का, अंडू कर देता हूं फिलहाल, एक सिलेक्शन करने का ये भी तरीका हो सकता है, लेसो। अब लेसो से फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे सिलेक्शन एंकर्स के ऊपर अगर आपने करनी हो, पहले तो डिसलेक्ट किया, अब यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे। और सॉरी, ये सिलेक्शन आपने पहले कर लेनी है, फिर अल्टीमेटली आपने सिलेक्ट करना है टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के लिए सिर्फ। और ये करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है जनाब ये लो, फॉर एग्जाम्पल हमने इनकी शेप को यहाँ पे सेट करना था, कोई काइंड ऑफ आपने कोई स्टैम्प बनानी है, कोई यूनिवर्सिटी का लोगो बनाना है, तो ये देख रहे हो आप कितने आराम से आपने उसको रीशेप किया, तीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके। ये शार्प ही है ऊपर वाले तीनों, नीचे वालों को आपने राउंड शेप में कन्वर्ट कर लिया।
इसी तरह अगर इसका पॉइंट या इसका पॉइंट आपको सिलेक्ट करके कोई शेप कब करना है आप कर सकते हो। अगेन यू हैव टू सिलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको पता है ये एंकर्स आते हैं, ये कितने सारे आ गए, ठीक है, ये सारे इसके एंकर्स हैं। किसी सिंगल को क्लिक करना है तो ऐसे कर लो, ये लो। लेकिन मुझे ये वाले 3 करने हैं या ये वाले 5 करने हैं, तो उसके लिए बेहतर है लेसो। अदरवाइज एक लॉन्ग मेथड है क्लिक शिफ्ट सा, क्लिक क्लिक क्लिक। ये देखो, अगर आपने इस डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज करते हुए सिलेक्शन करनी है कर लो, अगर तो इस तरह करनी है ये भी पॉसिबल है। ये देखो सिलेक्शन हो गई, किन पॉइंट्स की हुई, इधर वाले, किसी एक को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना हो ऐसे क्लिक बस ड्रैग से भी एंकर सिलेक्ट हो जाते हैं। जो जो आपको यहाँ पे ब्लू नजर आ रहे हैं वो सिलेक्टेड है, ठीक है, ब्लू जो है वो आपके सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे इसको शेप को थोड़ा सा इसकी विड्थ हम कम कर दें, अच्छा एक तो ये तरीका है। दूसरा ये हो सकता है कि आप यहां से जाओ लेसो को यूज कर। अब ये देखो मुझे अपर 3 करने के लिए ये सिलेक्ट हो गए पॉइंट्स। अब आपने वर्क करना है, ये लो, रीशेप करना है, ये लो, इसे नीचे वाले को करना है, इस पॉइंट को आप डायरेक्ट सिलेक्शन से किसी एक पॉइंट को करना वो तो मसला कोई नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। और अगर आप कहते हो मुझे अंडू कर देते हैं, कभी कोई गड़बड़ है अंडू कर दिया करो। और अगर आप इसका जस्ट इस पॉइंट के थ्रू आपने इसका वो करना है जी, शार्प करना है कॉर्नर, वो भी कर सकते हो। और अगर आपने इन तीनों का करना है, चारों का करना है, तो आप बजाय ये कि इस पॉइंट पे जाओ फिर शिफ्ट के साथ इस पॉइंट पे जाओ फिर शिफ्ट पर इस पॉइंट पे जाओ, आप इसको सिलेक्ट करने का दूसरा वे ये था जो मैंने आपको बता दिया, ये एंकर्स के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है जी, एंकर्स के ऊपर। तो जस्ट आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। नहीं, ये 3 पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन पे और राउंड करना है या इसके ऊपर आपने रीशेप करना है, आपकी मर्जी है, ये लो, ठीक है, राउंड करना है राउंड कर लो, ये लो। तो मतलब एक स्टार से आपने उसको रीशेप करते हुए एंकर्स के ऊपर काम करते हुए ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। ये कोई भी शेप ले लो और उसके एंकर्स पे काम करने के लिए आपने लेसो के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट टूल है, इसको मैं एक और एग्जांपल में आपको बताऊंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू मैंने ये बोला कि आप एंकर्स अवेलेबल होते हैं, उस एंकर्स को आप यूज करते हुए जो भी रीशेप करना हो आप इसको रीशेप कर सकते हो। और बाकी बात ये है कि ये आपने एक सपोज एक डिजाइन आपने क्रिएट किया है और इसको आपने सेंटर ऑफ दी आर्टबोर्ड आपने लेके आना है। मैं बाकी जो फालतू एलिमेंट से निकाल देता हूँ। आर्टबोर्ड के सेंटर में मैंने इसको लेके आना है डिजाइन को, ठीक है, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद बेहतर है इसका आप, अच्छा अगर मैं इसको सेंटर में लेके आऊंगा और एक काम जिसका नाम है ग्रुप करना वो नहीं करूंगा तो क्या होगा। अब ये देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं सेंटर में यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ इनसाइड दिस सर्कल। सर्कल भी बना लेते हैं, चले एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, नहीं एक सर्कल बनाया। पहले तो मैं सर्कल को जरा सेंटर में ले आऊं, अलाइन टू आर्टबोर्ड, ये ले सेंटर आ गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये सेंटर में आ गया। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि मुझे दिखाई दे जो मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स को लेके आना चाह रहा हूँ। ले जी जनाब, सिलेक्ट किया। अगेन अगर मैं कहूँ ये सेंटर में लेके आना है, अब देखो क्या होता है मेरे इस सेक्शन से। इससे पहले अगर मैं एक काम कर लूँ तो बेहतर हो जाएगा, अगर वो नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो देखो सेंटर हॉरिजॉन्टल, देखो क्या हुआ, सारे एलिमेंट सेंटर में आ गए हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मैं कह रहा हूं ये वर्टिकल बिलो है, कोई मसला नहीं, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके आपको मैंने अरेंज की ऑप्शन करवाई थी, सेंड टू बैक। चलो
किसी ना किसी हद तक मसला हल हुआ, लेकिन ये तो कुछ और ही बन गया। वो एक्चुअल जो आपका जो कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स थे डिजाइन में, वो सारे डिस्टर्ब इसलिए हुए कि आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को उसने सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल कर दिया। बेहतर है आप इस करने से पहले अंडू करता हूं, कंट्रोल Z। मसला कोई नहीं, आप कंट्रोल Z कर दिया करो। अब ये डिजाइन था, ठीक है, ये आपने इनसाइड जैसे लेके आना है। अब ये एक एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, तकरीबन 5 एलिमेंट्स हैं। चलिए इसका हम कलर भी थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। ये 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट्स को मैं सर्कल के सेंटर में पुट करना चाह रहा हूं, क्या करूं? इन सबको सिलेक्ट करके क्या करना चाहिए मुझे? क्या कर दूं? ग्रुप बना दो, इसका ग्रुप बना दो। ग्रुप मतलब इसको एज ए इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे रखे, ना कि अलग अलग। ये असल में ग्रुप ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं? 5। अब इसका ग्रुप बना लो। अभी तक ये ग्रुप यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस नजर नहीं आ रही है, देख रहे हो? अलग अलग शेप्स हैं, 2 स्टार्स हैं और पॉलीगॉन है 2 आपके। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब आपने कोई भी शेप को डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू थोड़ा बहुत भी इसकी वैल्यू चेंज की, तो उसकी एक्चुअल जो है नाम वो चेंज हो जाता है, ठीक है? एक्चुअल नेम उसका चेंज हो जाता है। ये एक पॉलीगॉन है, इसका स्टिल नेम पॉलीगॉन ही है। लेकिन बाकियों पे गौर करो, क्या हो गया? ये तो रेक्टेंगल्स थी, क्या कर दिया इसने नाम? इसका पाथ, ये भी पाथ, ये स्टार था पाथ, ये भी आपका पाथ। सिर्फ 2 शेप्स का नाम उसने वही रहने दिया जो था, एक एलिप्स, दूसरा पॉलीगॉन। बाकियों को चूंकि आपने इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, एक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब जो इसकी एक्चुअल शेप थी वो आपने खराब कर दी है। किस तरह? डायरेक्ट सिलेक्शन से। डायरेक्ट सिलेक्शन से स्टार की शेप आपने बिगाड़ दी, पॉलीगॉन सॉरी जो रेक्टेंगल था वो भी आपने बिगाड़ दिया। तो वो याद रखना, जब उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है डायरेक्ट सिलेक्शन से, कोई भी एंकर पे वर्क करते, वो आपका एक्चुअल नेम उसमें खत्म कर देता है। जैसे मैं मिसाल दूंगा आपको, एक पॉलीगॉन ही ले लेता हूं, ये पॉलीगॉन बनाएंगे। अभी तक इसका नाम क्या है ये देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन। ये है जी इस वक्त, सॉरी ये ऊपर वाली स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होता है, ये पॉलीगॉन है। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू इसमें से किसी एक एंकर पॉइंट को क्लिक करके रीशेप किया, अब देखना क्या होने लगा। इसकी पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज को आपने विद द हेल्प ऑफ ये वो देख रहे हो ऊपर क्या हुआ? उसको क्या कर दिया उसने? पाथ बना दिया। पाथ का मतलब एनी शेप, कोई भी पाथ है, ठीक है? एक आपका सिंबल आपने ड्रॉ किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइंस। याद रखना, जब कभी आपकी कोई भी शेप होती है, कोई भी शेप होती है जैसे ये, अब ये हमें पता है शेप से जाहिर है ये है क्या? एलिप्स। नजर आ रहा है एलिप्स है, ऊपर उसने दिखा भी रहा है लेयर्स पैनल में एलिप्स है। लेकिन आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लिया और इस टूल से इस एंकर पॉइंट पे जाके आपने इसकी कुछ वैल्यूज चेंज कर दी, एक ऐसी शेप आपने बना दी। और जैसे ही अब ये अगर कोई कहे कि ये क्या एलिप्स है, नो, अब इसका नाम क्या रख दिया उसने? पाथ। जब एक्चुअल इमेज जो कि एक मैथमेटिकल शेप होती है, उस मैथमेटिकल शेप में अगर कोई चेंजेस कर दी जाए विद डायरेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, वो शेप शेप एक्चुअल नेम उसका वहां पे आपका खत्म, डिसअपियर, एंड इट विल नेम इट एज ए पाथ। बाकी इसका नाम आप आगे जो मर्जी रख दो, मैं इसका नाम रखता हूं एग, रखने को आगे जो मर्जी नाम रख दो, लेकिन असल जो शेप थी उसमें अगर चेंजेस आती हैं तो उसका नाम वहां से खत्म हो जाता है। जैसे ये रेक्टेंगल है, अभी तक तो ठीक है, इसके कॉर्नर्स को भी राउंड करता हूं, अभी तक कोई मसला नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब मैं किसी एक नोड को एक्टिवेट करके या मल्टीपल नोड को एक्टिवेट करके अगर इसको रीशेप करता हूं, फौरन से पहले उसका नाम चेंज हो जाता है, पाथ। नाम इसका आप जो मर्जी रखो, मैंने फ्लास्क नाम दे दिया, या जो आप नाम रखना चाहो, एनी नेम आप रख सकते हो।
तो ये एक चीज मैंने आपसे शेयर करनी थी। बात करते हैं सर वो नाम शाम तो खत्म हो जाते हैं, वो होंगे जब आप उसकी एक्चुअल जो उसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं या फिगर है उसमें अगर आप चेंज करते हुए वो अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टीज को लूज कर जाता है। नेम लाजमत रेक्टेंगल तो रहा ही नहीं ना, रेक्टेंगल तो तब तक था जब तक 4 साइड्स थी उसकी और ऑपोजिट साइड बराबर थी। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद ये काम कर दिया, और ये आपने करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिजाइन बनाने हैं। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिप है, ये नीचे बॉटम पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इसमें आपने इस टूल के साथ यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ इसको रीशेप कर दो, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इंडिविजुअली एक पॉइंट को आपने क्लिक करके, और इसकी स्ट्रोक को अगर आप ऑफ करना चाहो, इसको स्ट्रोक को ऑफ आप कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को आप ऑफ कर दो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक को आप 2-3 तरीके हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके यहां से इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को ऑफ कर दो, ये देखो ये स्ट्रोक दिख रहा है, ये देख रहे हो स्ट्रोक। स्ट्रोक अगर नहीं चाहिए, आप इसको स्ट्रोक को यहां से आप ऑफ भी कर सकते हो, नन कर दो इसको, स्ट्रोक को आप नन कर दो, ये लो स्ट्रोक मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, ये एक शेप है, अब मैं कहूं इसकी डुप्लीकेट बना दो, ऑल्ट के साथ बना लो, ये लो बन गई। इसका कलर डिफरेंट कर दो, ले जी कर देते हैं। इसको उसके पीछे रख दो, रख देते हैं। ये तो आपने एक काइंड ऑफ आप, अच्छा इसमें क्या मजीद काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इसको सिलेक्ट करो और करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको फर्दर अपनी किसी एक पॉइंट को आप एक्टिवेट करो, करने के बाद इसको रीशेप कर लो, ये लो। क्या इसके ऊपर मजीद हम वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी एक पॉइंट को क्लिक करो, इसको कर्व बना दो, ये लो। यहां से आप कर्व्स भी बना सकते हो, कस्प की ऑप्शन यूज कर लो, कस्प भी बना सकते हो, दोनों में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करके इस शेप में आप चेंजेस करके एक काइंड ऑफ डिजाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर। ये सिर्फ शेप्स के थ्रू, ये डायरेक्ट सिलेक्शन के थ्रू ये पॉसिबल है। ये इसमें आपने कर्व्स कैसे लेके आनी है, आपने बहुत सारे ब्रोशर्स देखे होंगे, बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे, आपको वहां पे कर्व शेप में आपको वहां पे प्रेजेंस नजर आ रही होती है, टॉप पे बॉटम पे या पार्टीशन सेंटर में, उसको आप कर्वी शेप में डिवाइड कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ से पॉसिबल हैं। लेकिन अभी जो करंट मैं आपको करना चाह रहा था अलाइनमेंट, इसको पहले देख लेते हैं। अलाइनमेंट आपको अलाउ करती है कि आपने ये शेप्स जो आपने सिलेक्ट की है इसका पहले बना लो ग्रुप। ग्रुप बनाने का आसान सा तरीका होता है कि जो आपने शेप सेलेक्ट की हुई है इस पर राइट क्लिक करके यहां पे आप ग्रुप की ऑप्शन को एक्टिवेट कर दो। पहले तो ये सिलेक्ट करो विद सिलेक्शन और ये ग्रुप बना दो। जैसे ग्रुप बनाते हैं ये देख लो इधर क्या होता है, इधर एक आपके पास ग्रुप के नाम से यहाँ पे फर्दर एक ऑप्शन ऑन हो जाएगी और उस ग्रुप में ये सारे एलिमेंट जो हैं उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ये देखो ये ग्रुप बन गया। और अगर आप ग्रुप को लॉक करना चाहो लॉक भी कर सकते हो। अब पूरा ग्रुप लॉक है, पूरे ग्रुप को हाइड करना चाहो ये हाइड भी कर सकते हो। पूरा ग्रुप आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। किसी एक को करना हो तो वो तो आप इधर से करोगे ऑन ऑफ, किसी एक को करना हो एलिमेंट उसका, लेकिन पूरे ग्रुप को करना हो यहां से किया जा सकता है। और इसकी सेम कॉपी जनरेट करनी हो वो भी की जा सकती है, सेम सेम। लेकिन अभी मैं अलाइन करता हूँ, अलाइन पे जाते हैं और अलाइन में जाके पिछली बार कुछ और हुआ था, इस बार देखो क्या होता है। सिलेक्ट हुआ, ग्रुप को सिलेक्ट करना भी आसान, देख रहे हो, क्लिक किया सारा ग्रुप के एलिमेंट सिलेक्ट हो गए, हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। और बाकी इस ग्रुप को आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो आराम से, शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए। आप लेयर्स पैनल में जाके यहां से ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दो सर्कल के, आ गया सामने। नहीं आता
आप यहां से चले जाओ, अरेंज। ये सारी शॉर्टकट कीज याद रखना। ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ओपन एंड क्लोज, इससे आप ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक या सेंड बैकवर्ड, ये स्टेप बाय स्टेप जाता है। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो, इसमें तो एक ही है ना, सर्कल, ग्रीन सर्कल एक ही है, लेकिन इसके ऊपर और भी हो एलिमेंट्स, तो आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना हो या स्टेप बाय स्टेप इस ग्रुप को आगे लेके आना हो, डायरेक्ट बैक पे लेके जाना हो। ये लो, और ये देखो इधर से भी हो रहा है। शॉर्टकट की यूज कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, और इस तरह आपने अपने उन एलिमेंट्स को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, उसके अंदर इनसाइड आप उसको सर्कल के अलाइनमेंट के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है। तो अलाइन की कुछ ऑप्शंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, और इनको वन बाय वन मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या करना है जी। इन ऑप्शन से आप क्या क्या काम कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल तो बड़ा इजी जॉब होती है, और ये आर्ट बोर्ड के रेलेवेंट करना है या किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के रेलेवेंट करना है। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। अब ये आर्ट बोर्ड के सेंटर में नहीं है, ये वैसे एक मैंने सर्कल एक बनाया, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद इसका कलर वलर अगर आपने देना है वो भी दे दो। अगर आप फर्दर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बनाए, कुछ और बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं। ये नहीं जनाब, ये मैंने तकरीबन 3-4 ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बना दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसमें अदर देन कोई और शेप भी बना लेते हैं। ये लो, ये लाइनें लगानी मैंने, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लाइंस लगा दी। अगर आपको मैं ये कहूं, ये सारी लाइंस को जरा सिलेक्ट करके इस शेप के इनसाइड पुट कर दो, सर्कल के सारी लाइनों को सिलेक्ट करके कर लेते हैं, या ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, इसमें सर्कल भी सिलेक्ट हो गया, सर्कल भी इसके इनसाइड ही है, ठीक है। अब आपने इस सर्कल के अकॉर्डिंगली आपने अलाइनमेंट करनी है। तो यहां पे एक काम कीजिएगा, अलाइन टू, यहां पे जाके कहिएगा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें से की ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो आखिरी वाला सिलेक्ट हुआ, जो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, ये आपका है। लेकिन आप चाह रहे हो नो, ये ब्लू नजर आ रहा है आपको, मैं कह रहा हूं नो। मैंने यहां पे ऑन क्या किया ऑप्शन, स्टूडेंट्स, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अब फायदा ये होगा कि इसमें से जो ऑब्जेक्ट को आप एज ए की ऑब्जेक्ट, जिसके अराउंड बाकी सारी मूवमेंट नजर आए, वो आप बता दो कौन सा है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये लाइन करनी है, जिसको आप कहोगे वो आपका की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिलेक्शन आपने सारी कर लेनी है, उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है जिसको कहना है ये की है ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें अलाइनमेंट। करो इसके अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये लो, वर्टिकल सेंटर, ये लो, टॉप, ये लो, बॉटम, इसके बॉटम, आर्टबोर्ड का नहीं, इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट पे, इस ऑब्जेक्ट के राइट पे, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में, इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे, इस ऑब्जेक्ट के भी सेंटर में। अब ये अलाइनमेंट जो हुई है, ये इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के हिसाब से हो रही है, नॉट फॉर योर अलाइन अकॉर्डिंग टू योर आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड के हिसाब से नहीं हो रही। ये यहां पे आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किसके अकॉर्डिंगली इन तमाम ऑब्जेक्ट को जो सिलेक्टेड हैं आपने उसकी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। वो आपने डिसाइड करना होता है कि अकॉर्डिंग टू विच की ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, एवरीथिंग इज बैक। ये सीन था। मैंने इन तमाम ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको एलिमिनेट करना है, बीच में से निकालना है। शिफ्ट के साथ निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो लेयर पैनल के थ्रू, और यहां से भी शिफ्ट के साथ आउट, आउट, आउट और आउट। अब आप पता क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, इसको क्लिक कर दिया, इसके हिसाब से सब के सब लेफ्ट पे आ जाएं,
इसका जो लेफ्ट है तमाम उस हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लो, राइट पे कर दो, सॉरी राइट पे कर दो, लेफ्ट पे कर दो, ये लेफ्ट पे आ गया। सेंटर में ले आओ, इसके सेंटर में सब, ये लो, इसके टॉप पे आ जाओ सब लोग, ये देख रहे हो, उसके बॉटम पे चले जाओ, उस की ऑब्जेक्ट के जिसको आपने क्लिक किया हुआ है। मैं कहता हूं ये की ऑब्जेक्ट मैंने बदल दिया, अब ये देखो की ऑब्जेक्ट मैं कहता हूं नहीं ये है, इसके लाइन, इसके लाइन, इसके सेंटर, इसके टॉप या इसका बॉटम, ये आपने डिसाइड करना है कि कहां पे पुट करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट इसकी करना चाह रहे हो। तो ये अब आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि आपने जो डिफरेंट शेप्स बना रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जो चाह रहे हो, अलाइनमेंट चाह रहे हो, तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हो। और आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग टूल है कि अगर आपने डिफरेंट शेप्स बना रखी हैं और उसके अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू दैट करना चाह रहे हो तो ये इजीली की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिखता हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट कोई शेप्स ही हो, कोई टेक्स्ट भी तो हो सकता है, जैसे ये वेलकम टू ग्राफिक्स। अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस टेक्स्ट को इस सर्कल के अकॉर्डिंगली आप इसको फिट करो, इसके अंदर पुट करो, एक तो तरीका है आप इसको खुद से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, हो जाएगा, मसला कोई नहीं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब इसको आर्टबोर्ड के रेलेवेंट आप पुट करना चाह रहे हो तो आपने अलाइन टू आर्टबोर्ड कह दो। अब ये आर्टबोर्ड के नहीं, आप कहते हो मुझे इस सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली बिहेव करे, ये सिलेक्शन भी तो है, सिलेक्शन का ये कॉर्नर है, लेफ्ट, ये राइट, ये बॉटम, आप सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली भी इसको रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं। अप्लाई टू सिलेक्शन, नॉट अलाइन अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड और की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू सिलेक्शन। ये देखो सिलेक्शन ऑन कर दिया, ये लो जनाब, उस सिलेक्शन के लेफ्ट पे लग गए दोनों, उस सिलेक्शन के राइट पे चले गए दोनों, उस सिलेक्शन के सेंटर में आ गए दोनों, उस सिलेक्शन के अपर हाफ में चले गए दोनों, उस सिलेक्शन के लोअर हाफ में चले गए दोनों, उस सिलेक्शन के सेंटर में आ गए दोनों, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हो गया, अंडू कर देता हूं। अब आपको उम्मीद है ये पता चला होगा कि इन तीनों में फर्क क्या है। सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली बिहेव करें, लेफ्ट राइट सेंटर हॉरिजॉन्टली, टॉप बॉटम और सेंटर वर्टिकली, और की ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब मैं कहता हूं की ऑब्जेक्ट है, ले लिया की ऑब्जेक्ट मैंने, की ऑब्जेक्ट में अब इनमें से कौन सा है की ऑब्जेक्ट, ये रखना है, इस पर क्लिक कर दो, टेक्स्ट को रखना है, इसको क्लिक कर दो, और अब आप सेंटर करो। अब की ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेंटर ये बनता है इसका, क्योंकि आपने टेक्स्ट को एज ए की ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और इसी के बॉटम पे ले आओ। अब ये बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, उसका बॉटम है, उसका टॉप है, उसका सेंटर है, उसका लेफ्ट है, उसका राइट है, और उसका सेंटर में आ गया। समझने बाद अकॉर्डिंग टू की ऑब्जेक्ट वो वैल्यूज को सेट करेगा रिमेनिंग को। अब वो 1 है, 10 है, 50 है, वो डिपेंड करता है सिलेक्शन के ऊपर। ये बाकी भी इसी तरह हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको ये कहा जाए कि ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जनाब ये भी बिहेव करें उसके साथ, आपने ये सारे एरिया सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद सिलेक्शन करने के बाद जनाब आपने सिंपल नहीं जी, ये सिलेक्ट हो गए, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है, अलाइन टू सिलेक्शन करना है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करना है, ये आपने बताना है जिसके अकॉर्डिंगली आप रिमेनिंग ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाह रहे हो। अब आप चाहे इस सर्कल को ले लो की ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक अलाइनमेंट सब सब इसको फर्दर आप कहते हो नहीं मैं इसको अब अलाइन करना आर्टबोर्ड के हिसाब से, कहाँ सेंटर में लेके आना, ये लो सेंटर में आ गया।
तो ये 3 ऑप्शंस हैं अलाइन टू में जिससे आप ये काम ले सकते हो। ठीक है जी। अब मैं आपको जाने से पहले अलाइनमेंट की कुछ टिप्स और दे दूं कि बाद का तो आपने कोई डिज़ाइन बनाना होता है और डिज़ाइन बनाते वक्त आपको कुछ इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक इशू ये आया कि आपने ये एक शेप बनाई, ठीक है, एक शेप बनाई और इसके ऊपर आपने फर्दर कुछ शेप्स और बना दी। सिलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रोक लगा लेते हैं, फिल अगर करनी है कर लो। ये ये आपने स्ट्रोक यहाँ लगा दिया और आप ये चाह रहे हो कि ये यहाँ पे जो मैं शेप्स बना रहा हूँ इनकी स्पेस जो है वो मैनेज नहीं कर पाया मैं सही, कहीं ज़्यादा हो गई कहीं कम हो गई, ना अलाइनमेंट में कर पाया। ये मैंने स्क्वेयर्स बनाने थे आर्ट बोर्ड के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के साथ, इक्वल डिस्टेंस के साथ मैंने ये शेप्स बनाई हैं। ये मैंने सेम बना दी, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, सर्कल ले लो, लाइन ले लो, जो दिल करता है स्टार ले लो। अगर आपको कहा जाए कि इसकी अलाइनमेंट करनी है, सिलेक्ट किया और अलाइन में आप किस की ऑब्जेक्ट के हिसाब से बाकियों को अलाइन करना चाह रहे हो। मैं चाह रहा हूं ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली बाकी भी अपने आप को अलाइन कर लें। ये लो टॉप के मुताबिक, ये देखो जैसे मैं क्लिक करता हूं अलाइनमेंट हो गई, इसकी ऑब्जेक्ट के मुताबिक हो गई, बाकियों ने भी अपने आप को अलाइन कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके दरमियान की जो स्पेस है उसको भी सेट कर दिया जाए। अब ये देखो यहाँ पे आपने पहले तो ऑब्जेक्ट अगर आपका की ऑब्जेक्ट है वो भी आप बता दो। यहाँ पे आपने की ऑब्जेक्ट लिया हुआ है दिस वन, इसके अकॉर्डिंगली बाकी अपने आप को अलाइन करें, स्पेसिंग इसकी एडजस्ट करें। ये देखो ये आपका हो गया जनाब स्पेस डिस्ट्रीब्यूट। ये चेक करो, अंडू करता हूं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग की ऑब्जेक्ट के हिसाब से। की ऑब्जेक्ट इन दिस वन, किसी और को करना है वो कर लो, मैं कह रहा हूं इसके हिसाब से कर लो। की ऑब्जेक्ट ये है, डिस्ट्रीब्यूट करो, ये लो। अब कितनी यहां से आप बता दो, यहां से आप इसकी स्पेस एडजस्ट भी कर सकते हो। यहां पे आप इसकी वैल्यूज को अंडू मैं कर देता हूं, ये देखो यहां पे आपने ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, अगर आप वर्टिकल करना चाह रहे हो और वर्टिकल के हिसाब से कर लो। आपने जस्ट की ऑब्जेक्ट बताना है और की ऑब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज बतानी है। अब ये इससे इसका डिस्टेंस पता कितना है, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, ये 1 इंच का क्योंकि आपने यहाँ पे सेट किया है। अंडू कर देते हैं, अंडू करने के बाद आपने यहाँ पे जो इसका सेट करनी है वैल्यूज वो वहाँ पे आपने ये एक्टिवेट करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल जिस तरह होता है वर्टिकल भी इसी तरह होता है। मैं एक काम करता हूँ जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। ये अब एक आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और एलिमेंट कुछ इस तरह पड़े हुए हैं कि इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिंग के साथ ये यहाँ पे हुई हुई है। चलें हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर भी ले जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। कोई इधर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, कोई इधर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको अलाइन करना चाहो आप इजीली अलाइन कर सकते हो की ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप की ऑब्जेक्ट इसको ले लो, इसको ले लो, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है सारे ऑब्जेक्ट को। अलाइनमेंट आपने की ऑब्जेक्ट ये ले लिया और इसके हिसाब से आपने तमाम को लेफ्ट पे ले आए और ये वर्टिकल स्पेसिंग मैनेज करनी है, यहां से कर लो। ये देखो अब कितनी करनी है आपने बताना है। अगर आप 1 इंच करना चाहो 1 इंच कर दो, ज्यादा करनी है ज्यादा कर दो, वैल्यू आप यहाँ पे पहले दे देना। अब फिर आपने क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, ये लो जी। अब ये स्पेसिंग जो है ना वो 1 इंच की आ गई। अंडू कर देता हूं और अंडू में आपने अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन करनी है, की ऑब्जेक्ट करनी है तो की ऑब्जेक्ट ले लेना ये, ठीक है। की ऑब्जेक्ट में आपने बताना है इसके मुताबिक, क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं इसको सेंटर करना है रिमेनिंग बिहेव करें सेंटर के हिसाब से, ये लो की ऑब्जेक्ट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां से डिसाइड करनी है। मिसाल के तौर पे आप थोड़ी ज्यादा करना चाह रहे हो स्पेस, उसके बाद आपने क्लिक करना है। अभी देख रहे हो स्पेस डिफरेंट है, इसमें दरमियान में स्पेस कम है और इसके कंपैरिजन में, तो यहां से आपने
ऑब्जेक्ट अगर आपने ड्रॉ करने हो, मल्टीपल कॉपीज बनानी हो, ये भी आप इसमें बना सकते हो। बाकी इसके ऊपर अगर आपको डिज़ाइन कोई और डिफरेंट चाहिए, स्ट्रोक लगाना है स्ट्रोक लगा लो, डिज़ाइन कोई और चाहिए ये आप ले लो, इसके ऊपर आप फर्दर स्टाइलिश काइंड ऑफ ये आप देना चाहो ये ले लो, ओपेसिटी आपको डाउन करनी है ये ले लो, और इस सरफेस के ऊपर एक रेक्टेंगल के इनसाइड आप इसको पुट करना चाह रहे हो, आप ये ले लो। और करने के बाद इसका आप जो कलर वलर देना है, फिल करनी है फिल कर लो, और फिल करने के बाद इस रेक्टेंगल को आप राइट क्लिक करके इसको बिहाइंड योर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सेंड टू बैक कर दो। ये इस तरह आप अपने फ्रेम्स को रेडी कर सकते हो जिसके ऊपर आप कोई भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये जी आपका अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्दर और भी ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस भी आपको उसी तरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं जिस तरह आप अभी मैंने आपको काम करके दिखाया कि आपने उसके अपर जो टॉप के हिसाब से अलाइनमेंट करनी है ऑब्जेक्ट की, सेंटर के हिसाब से अलाइनमेंट करनी है ऑब्जेक्ट की, या आपने बॉटम के हिसाब से अलाइनमेंट करनी है ऑब्जेक्ट की। मिसाल के तौर पे ये जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखा दूं ताकि अलाइनमेंट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। कल मैं आपको पाथ फाइंडर के ऊपर लेके चलूं, और जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके बने हुए ना, एक ये बना हुआ है, एक आप ये बना देते हो, एक ये बना देते हो, डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट की डायमेंशन भी साइज भी डिफरेंट डिफरेंट है। इनको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से इसके टॉप जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप के हिसाब से करते हैं रिमेनिंग को, और ये सिर्फ ये देख लेना यहाँ पे क्या है, आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसे वर्टिकली पूरे पेज के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ये देख रहे हो, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा। इसका फायदा पता क्या है कि जितनी भी आपकी शेप्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो वर्टिकल। क्या कर दो, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल करवाना है ये लो, हॉरिजॉन्टल कर लें, ये देखिएगा जरा, अलाइन टू हॉरिजॉन्टल करना है, ये हॉरिजॉन्टल है। अलाइन वो खुद करेगा, उस मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑब्जेक्ट को, जितने भी हैं ऑब्जेक्ट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका फायदा कहाँ होता है स्टूडेंट्स, जहां आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हों, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पड़े हों और आपने उसको पूरे जो आर्टबोर्ड है उसके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आप इजीली कर सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं आपको कहूँ इनको अलाइन करना है और प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब डिस्ट्रीब्यूट सिंपल आपके पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है हॉरिजॉन्टल भी है। ये वर्टिकल है, वर्टिकल, और ये सिर्फ इतना चेक कर लेना अकॉर्डिंग टू विच आर्टबोर्ड और की ऑब्जेक्ट, दोनों में फर्क है। एक आर्टबोर्ड है, एक की ऑब्जेक्ट है, एक सिलेक्शन भी होता है। अभी आर्टबोर्ड के मुताबिक देखो क्या करता है अभी है, पूरे आर्टबोर्ड में अंडू करता हूं। अब मैं इसको इंस्टेड ऑफ आर्टबोर्ड में की ऑब्जेक्ट कर देता हूं। की ऑब्जेक्ट बता दो कौन सा, इसके हिसाब से कर दूं। की ऑब्जेक्ट मैंने ऑन कर दिया, अब ये देखिएगा इसके टॉप जो है ना, टॉप इसका इसका इसके टॉप के हिसाब से अलाइनमेंट होगी रिमेनिंग की डिस्ट्रीब्यूशन। ये लो अंडू कर दो। अब आप सेंटर के हिसाब से इसी का सेंटर निकालेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज को चेक कर लेना, आर्टबोर्ड है या की ऑब्जेक्ट है। की ऑब्जेक्ट अगर है तो आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं ये की ऑब्जेक्ट ले लो, चले ये ले लेते हैं। अब आर्टबोर्ड का नहीं होगा, इसके रेलेवेंट इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस की ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये लो अंडू करता हूं, टॉप के हिसाब से या इसके सेंटर के हिसाब से डिस्टेंस निकाले, सेंटर के हिसाब से। ये लो, लेकिन एक बात फिर, की ऑब्जेक्ट यहां पे देख लेना। की ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया है तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा जिसको की के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन में मेन रोल उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी अलाइनमेंट करेगा रिमेनिंग को। सिर्फ ये देख लेना इसमें से क्या है, क्या सिलेक्शन कर दूं, सिलेक्शन कर दो। अब पता क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन, जो सिलेक्शन एरिया है ना जितना, उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब मैंने क्या कर दिया, अलाइन टू सिलेक्शन। क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब ये चूंकि वर्टिकल मुझे नजर आ रहा है तो वर्टिकल, ये देखो इसी एरिया में रहते हुए उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, आर्टबोर्ड के हिसाब से नहीं, की ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन। अंडू कर देता हूं, और अगर इसी को मैं ये कर देता हूं हॉरिजॉन्टल, ये देखो
ये हॉरिजॉन्टल उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसी एरिया में रहते हुए जो आपने सिलेक्शन में ऑन किया था एरिया, उसी के अंदर रहते हुए सिर्फ एक छोटी सी चेंज करने से सारा ही उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अलाइन टू आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड के रेलेवेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पूरे सरफेस के ऊपर आर्टबोर्ड के हिसाब से उसने उन एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये अगर आप करना चाहो इसको यूज कर लेना, और इसका इफेक्ट्स आप देख लेना। जहां तक इसकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग एडजस्टमेंट यहाँ से होती है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है। आपने अगर किसी की ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना है वो भी कर सकते हो। आर्टबोर्ड आपने ऑन किया हुआ, आर्टबोर्ड के हिसाब से ये देखो वर्टिकल, इनकी स्पेसिंग को एडजस्ट उसने खुद से किया है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करोगे ये हॉरिजॉन्टल उसने अलाइनमेंट कर दी है। तो कल इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पाथ फाइंडर। ये इसलिए इस्तेमाल करना है कि इसके थ्रू हम डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, और साथ में मैं आपको ट्रांसफॉर्म में रोटेट और रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयरिंग, इसको भी देखेंगे। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन की, ऑब्जेक्ट एंड आर्टबोर्ड। कल हम पाथ फाइंडर के ऊपर जाएंगे और पाथ फाइंडर में देखेंगे कि शेप मोड क्या होते हैं, इसके पाथ फाइंडर कौन कौन से हैं, और ये शेप्स अगर आपको इस तरह की क्रिएट करनी हो कि किस तरह आपको हेल्प करते हैं। ये सारी शेप्स, इंटरसेक्ट निकालना है, एक्सक्लूड करना है, डिवाइड करना है, ट्रिम करना है, मर्ज करना है, क्रॉप करना है, आउटलाइन जनरेट करनी है, माइनस बैक करना है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पाथ फाइंडर के इफेक्ट्स हैं। इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल हम इंशाल्लाह पाथ फाइंडर पे काम करेंगे। आज आप ना विंडो मेन्यू में एक तो अलाइन इस पे, और यहाँ ट्रांसफॉर्म इस पे, और ये डिफरेंट शेप्स के साथ इसका आपने प्रैक्टिकल करना है। दूसरा, मैंने एक छोटा सा काम आपको करवाया, अगर आपने एंकर्स पे काम करना है तो सिलेक्शन के लिए लेसर टूल भी है, और सिलेक्शन के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन खुद भी आपको फैसिलिटेट करता है, लेकिन बाद औक़ात सिलेक्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है उसके एंकर्स की, तो वो आपको यहाँ पे लेसर टूल से आप ये काम कर सकते हो। जहां तक एंकर पॉइंट्स ऐड करने हो मजीद शेप्स के अंदर, वो कभी भी किसी वक्त भी अगर आपको चाहिए तो एंकर पॉइंट ऐड करने का बहुत सा आसान सा एक स्टेप होता है। बाय डिफॉल्ट ये एंकर्स आपके आमतौर पे बेंडिंग पे ये होते हैं। इस पे मैं आपको कल मजीद इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ इसका यूज आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको मजीद एंकर चाहिए तो ये पेन टूल होता है, जहां भी चाहिए अदर देन दीज क्लिक करने पे आ जाता है। मतलब आप उसको फर्दर रीशेप कर सकते हो, बड़े मजे मजे की शेप्स यहाँ पे बन सकती हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन में अब आप जब इसमें देखो ये जगह जगह पे एंकर पॉइंट आपके बन गए हैं, और अगर एंकर पॉइंट इजाफी हो डिलीट भी हो जाती हैं। उसके लिए आपको अदर ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। आप जस्ट इस पॉइंट पे अगर आप आते हो तो डिलीट करने का माइनस, ये डिलीट हो गया, ये देखो ये डिलीट हो गया, ये लो ये डिलीट हो गया, ये लो ये डिलीट हो गया। एंकर पे आते हो माइनस आता है, और अगर पाथ पे जाते हो तो यहाँ पे प्लस आता है, प्लस से ऐड होता है, और इसी जगह पर अगर आप दोबारा जाओगे तो माइनस भी आता है। माइनस से एंकर्स खत्म होते हैं। तो ये बड़ी आपके पास इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती है जिससे आप एंकर्स पे काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, एंकर ऐड करना डिलीट करना वो तो यहां से कर लोगे, प्लस माइनस रीशेप करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन ही होता है, जो भी शेप बनानी है एंकर इसी से ऐड कर सकते हो। हाँ, इनको सिलेक्ट करने के लिए मैंने ये बोला एंकर्स को लेसर टूल भी यूज कर सकते हो सिलेक्शन के लिए, मल्टीपल पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए। और ये जब हो जाए तो जनाब आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन ही होता है, जिससे थ्रू ये सिर्फ सिलेक्शन के काम आता है, काम आपने डायरेक्ट सिलेक्शन ही करना है। ठीक है, यहां तक आप प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे काम। थैंक यू।